हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं को न्यू मानवा का रिकैप लेके आ चुका हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक आदमी को, वो जमीन पर घुटने के बल होता है अपनी तलवार के साथ, और हमें बताते हैं ये सोल कूपर होता है और ये कूपर फैमिली का सबसे यूजफुल शेडो है। फिर हम देखते हैं सोल्जर आजू बाजू होते हैं, सब अपने हथियार इसकी तरफ करे होते हैं, और एक लड़का आता है, वो बोलता है न्यू फैमिली का हेड जो कूपर फैमिली है, मैं ऑर्डर करता हूँ तुम्हारा अभी इसी वक्त एक्सिक्यूशन। फिर ये बहुत गुस्से में बोलता है तुम सब के सब। फिर हम देखते हैं वो उठता है और अपनी तलवार से हमला करता है, तुम सारे के सारे जानवर हो और तुम सबको हेल में जाना चाहिए, और वो इस पे हमला करने जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं उसकी तलवार रुक जाती है उसके गर्दन के पास। फिर हम देखते हैं पीछे से एक जन इसके ऊपर हमला करता है, और हमें बताते हैं जो जिंदगी इसके पास थी, इसने पूरी अपनी जिंदगी लगा दी थी अपनी फैमिली के लिए, और ये ऐसी चीज बन गया जिसको फैमिली ने सेक्रीफाइस कर दिया। क्या आखिर में सब कुछ खत्म इस तरीके से होगा। मैं सोल कूपर, अगर यहाँ पे अगली जिंदगी होगी मैं तुम सबको चीर के रख दूंगा। फिर हम देखते हैं इसकी आंख बंद होती है। फिर हम देखते हैं वो अपनी आंख खोलता है और उसके हाथ पे और उसके मुंह पे चोट लगी होती है। फिर वो उठता है और इधर उधर देखता है। फिर हम देखते हैं बाहर एक जन की परछाई दिख रही होती है। फिर ये मन में बोलता है ये कौन सी जगह है, क्या ये हेल है, लेकिन ये जगह जानी पहचानी क्यों लग रही है। फिर हम देखते हैं एक जन उसके ऊपर पानी फेंकता है। फिर हम देखते हैं वो मेड होती है और बोलती है जल्दी से अपने आप को साफ कर लो क्योंकि यहाँ पे कोई आ रहा है तुम्हें ले जाने के लिए। फिर ये गुस्से में उसकी तरफ देखता है। फिर ये उसके मुंह पे एक चाटा मारती है और बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम बदमाश बच्चे, तुम मुझे ऐसे घूर के देख रहे हो, जिसकी अभी बात सही से होगी नहीं है वो मेरी बात नहीं मान रहा। फिर हम देखते हैं वो थोड़ा हैरान हो जाता है और मन में सोचता है बच्चा। फिर वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है और मुस्कुराने लगता है और क्रीपी तरीके से स्माइल करता है और बोलता है मैं एक्चुअली रिटर्न आ गया जब मैं 3 साल का था, मैं सोल कूपर, मैं एक्चुअली रिबोर्न हो गया। फिर हमें बताते हैं मैं अपनी पिछली जिंदगी में मैं एक सोल कूपर था शेडो, और जो बाकी शेडो मेंबर थे उन सबके साथ मैंने फैमिली की खतरनाक ट्रेनिंग को झेला है। मर्डर, अर्सन, एस्पियोनेज, बिल्कुल हमारे कोड नेम जैसे शेडो वो हम लोग थे जो फैमिली के छुपे हुए डर्टी काम करते थे, और इसके रिवॉर्ड में फैमिली हमें रिवॉर्ड देते थे ग्लोरी, बिना खत्म होने वाली रिचनेस, और इसकी वजह से हम शेडो ने ये सब हार्डशिप को सहा है। और मैं अपनी फैमिली का इलेजिमेट सन था और मैं अपने फेट को चेंज करना चाहता था जो दूसरों से बुली होता है, और मेरे पास कोई टैलेंट नहीं था। इसके लिए मैंने मरते दम तक ट्रेन करा और मेरे ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने फैमिली के साथ रहकर लड़ाई करना शुरू करा, और मेरे ऑर्डर को पूरा करने के लिए मैंने अपने एनिमी के सर काटे और बहुत सारी सिटी को तबाह करा, और बिना खत्म होने वाले स्लोटर के साथ मैंने विक्ट्री हासिल करी फैमिली के लिए। मुझे लगा फैमिली वेलकम करेगी बहुत सारे रिवॉर्ड के साथ, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग मुझे बिट्रे करेंगे। और उसके बाद मुझे सच्चाई पता चली शेडो आर्मी की। तो हम देखते हैं ये बताता है अगर मैं सच बताऊं तो जब से तुम शेडो बने हो तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक शेडो ओथ को कास्ट किया था, और जितनी भी ट्रेनिंग तुमने अभी तक करी है वो सब मेरे में ट्रांसफर हो जाएगी, और जितनी भी इंजरी मुझे होगी वो सारी की सारी तुम्हारे ऊपर जाएगी, और जो ग्लोरी और पैसा है ये सब तो बस एंटीक है तुम्हारे जैसे बदबूदार कीड़े के लिए, और बहुत से लगता है। और आखिर में जितनी भी मेरे पास जान बची थी मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके ऊपर सोर्ड से हमला किया। फिर हम देखते हैं उसको सोर्ड लगती है और वो हंस रहा होता है और उसको कुछ नहीं होता, और अचानक से वहां से एनर्जी निकलती है और सारा का सारा डैमेज इसको होता है। तो मैं समझ गया जो ये ब्लड मैजिक था ये रिवर्सिबल शेडो थे, और मेरी पूरी पावर इस एलियन के द्वारा चुरा ली गई, और उसके बाद आखिरी में मेरा भी अंत हो गया। और गाइस ये हमारा एमसी है, तो आपसे मैं इसे एमसी बोलूंगा। और ये मन में बोलता है तो इस लाइफ में मैं कसम खाता हूँ मैं ये सेम गलती दोबारा नहीं करूंगा। हम देखते हैं उसको भूख लग रही होती है और मन में बोलता है मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ऐसा लग रहा है मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। फिर हम देखते हैं वहीं से चूहा निकलता है और फिर ये उसको देख के मुस्कुरा रहा होता है, और मन में बोलता है मैं इस चूहे को खाकर अपनी भूख मिटा सकता हूँ। और वैसे भी मेरी पिछली लाइफ में जब बैटल फील्ड में मैं लड़ाई करता था ये चूहों का मीट टेस्टी होता था इंसानों के मीट से। फिर हम देखते हैं एक जन अपने हाथ से पर्दा साइड करता है। फिर हम देखते हैं 2 लोग आते हैं और एक जन बोल रहा होता है हे तुम कचरे, यंग मास्टर एलियन तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी हमारे साथ चलो। फिर वो लोग उसको पकड़ लेते हैं, और एमसी मन बोलता है ये वाला जो वक्त है मेरी पिछली लाइफ में मुझे चूज किया गया था शेडो बनने के लिए, लेकिन इसके बाद जो मेरी पहले की सारी मेमोरी थी वो जा चुकी थी, तो ये टाइम है जब मुझे कर्स किया जाएगा ब्लड मैजिक शेडो ओथ से। फिर वो मुस्कुराता है, लेकिन फिर एक जन को वो हाथ काट लेता है। फिर हम देखते हैं वो दूसरे के हाथ में लटक जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है दत्ते रेखी क्या है बच्चा कुत्ता है, जल्दी से इसको पकड़ो। फिर वो अपना मुक्का बनाता है इसको मारने के लिए और बोलता है तुम कुत्ते कचरे कहीं के, तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट हो। फिर हम देखते हैं एमसी उसके हमले को डोज कर देता है और उसकी तलवार लेता है और उसको हाथ काट देता है, और ये घबरा जाता है और मन में बोलता है क्या है बच्चे को तलवार चलानी आती है। फिर एमसी उन्हें बोलता है लेकिन जो मेरे रिवेंज का समय है वो आ चुका है। फिर हमें बताते हैं जो ये शेडो ओथ है वो एक एंशिएंट ब्लड मैजिक है, जहाँ पर जो कास्टर होता है वो इस ओथ का मास्टर होता है, उसको सिर्फ इसके लिए प्राइस पे करना होता है, सिर्फ थोड़े से अमाउंट में ब्लड, और जो भी टारगेट है वो इसके शेडो बन जाते हैं, और वो शेडो किसी भी तरीके से और ओथ मास्टर को जितनी भी इंजरी होगी वो सब इसके ऊपर आएगी, और उसी समय पे जितनी भी एबिलिटी वो ग्रो करेगा वो सारी की सारी मास्टर के पास जाएगी। और इसके इतने क्रूल नेचर की वजह से इस मैजिक के ऊपर एम्पायर ने एक ऑर्डर इशू करा 100 साल पहले कि जितने भी इसके रिकॉर्ड है उन सबको डिस्ट्रॉय करना है जिसमें भी शेडो ओथ के बारे में लिखा हुआ है, और कोई भी इसे यूज ना करे। फिर हम देखते हैं इसको एक लपड़ा मारता है जो एमसी को लेने गया था, और ये बोलता है तुम कचरे कहीं के, तुम एक जंगली कुत्ते के द्वारा बुली हो गए क्या, कूपर फैमिली ने तुम्हें इस तरीके से पाला है। हम उसका नाम दिखाते हैं एलन कूपर, 8 साल का है, और ये कूपर फैमिली का सक्सेसर है। और जिसको थप्पड़ पड़ा होता है वो बोलता है मुझे माफ कर देना यंग मास्टर, मेरे सबॉर्डिनेट ने अपनी ड्यूटी
अच्छे से नहीं निभाई। फिर ये बोलता है और मैं ये सोच रहा हूँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लोगों को हाथ लगाने की। फिर एमसी उसकी तरफ देखता है। फिर ये एमसी के सामने आके बोलता है जल्दी कोई आओ और इसे डंजन में जाके लॉक कर दो। फिर वो गार्ड बोलते हैं ठीक है। फिर हम देखते हैं एक जन आता है, वो बोलता है जरा रुको एलेन। फिर हम देखते हैं एक औरत होती है और इसका नाम बताते हैं हेरा कूपर। ये मैट्रियार्च है कूपर फैमिली की और एलेन की मदर। ये बोलती है ये जो बच्चा है इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया है तो ये तो नॉर्मल है, ये एक क्रेजी की तरह एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है इसको पनिश करने का। जो अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है वो सेरेमनी। और भूलना नहीं तुम्हारी मदर ने तुमसे क्या कहा था, हमें आज क्या चीज पानी है। फिर एमसी ने बोलता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्यों इसकी मदर ने इसके जैसे बेवकूफ बास्टर्ड को मेरा शेडो मास्टर बनाया। बस मुझे मौका मिल जाए मैं इसकी हालत पूरी तरीके से खराब कर दूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। फिर ये बोलता है ठीक है मदर। फिर ये बोलती है ठीक है फिर तुम्हारी मदर इन सबको बाहर ले जा रही है और तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी क्योंकि तुम्हारी फैमिली के फ्यूचर हो। सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दो, यहाँ पे सिर्फ मास्टर एलन रहेंगे और तुम सब मिलकर यहाँ पे साउंड प्रूफ बैरियर लगा दो और कोई भी डिस्टर्ब ना करे यंग मास्टर को। फिर पीछे से बटलर बोलता है यस मैम। फिर हम देखते हैं वो कप में एक चीज डालता है। फिर बोलता है अब इसके बाद से तुम सब के सब मेरी शेडो आर्मी बनने वाले हो, चलो फिर फैमिली के लिए एक कसम खाते हैं। ये लोग बोलते हैं शेडो के नाम पर मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी पूरी जिंदगी और सब कुछ इस फैमिली के ऊपर लगा दूंगा फैमिली के लिए। फिर हम देखते हैं वो पी लेता है। फिर हम देखते हैं गिलास गिर जाता है और सब लोग बेहोश हो जाते हैं और ये हंसते हुए बोलता है ये सारे के सारे कितने बेवकूफ हैं, ये लोग तो डिफरेंस बता ही नहीं पाए कि कौन सा होली वाटर है और कौन सा जहरीला पानी। फिर वो अपना खून गिराता है तुम सब के सब मुझे अपनी ताकत दोगे और जितने भी घाव मुझे लगेंगे वो तुम सबके ऊपर आएंगे। फिर हम देखते हैं उसके पैरों के नीचे शेडो जाती है और इन सब के ऊपर आने लगती है और ये लोग चमकने लगते हैं और ये बहुत ज्यादा खुश होता है और मन में बोलता है मैं फील कर सकता हूँ मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर आ रही है, क्या शेडो एक काम कर गई, मैंने सोचा नहीं था ये इतना सिंपल होगा, मैं तो एक जीनियस हूँ, मुझे जल्दी से गुड न्यूज मदर को बतानी होगी। फिर ये बोलता है मदर। फिर हम देखते हैं अचानक से उसके पैर में कुछ होता है और वो जमीन पे गिर जाता है और मन में बोलता है क्या मैं अपने पैर क्यों नहीं हिला पा रहा, क्या है कोई साइड इफेक्ट है शेडो ओथ का, लेकिन मदर ने तो कुछ भी नहीं बताया था इसके बारे में। फिर रोते हुए चिल्लाता है मदर मेरी मदद करो। फिर एमसी उसको पीछे से बोलता है तुम सच में कायर हो जो सिर्फ एक ही चीज जानता है अपनी मदर के पीछे छुपना, लेकिन ये कितना बुरा हुआ तुमको डिस्टर्ब ना हो शेडो ओथ लेते समय, इसलिए तुम्हारी मदर यहाँ पर साउंड बैरियर लगा के गई है, चाहे तुम कितना भी चिल्लाओ कोई भी तुम्हें सुन नहीं पाएगा। फिर वो उसके पीछे तलवार लेके खड़ा होता है और बहुत क्रीपी तरीके से इसको देख रहा होता है और ये बोलता है सेल कूपर तुम यहाँ पर कैसा है और तुम्हें कैसे पता है शेडो ओथ के बारे में। फिर एमसी बोलता है ओ क्या तुम्हें डर लग रहा है, सिर्फ ये भी नहीं मुझे और भी चीजें पता है, अगर मुझे शेडो ओथ को रिवर्स करना है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे। फिर वो अपनी तलवार लेता है और जमीन में घुसा देता है और फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है और बोलता है मेरा दिल तो बहुत तेज दुख रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से रोको। फिर एमसी बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या करने वाला हूँ। फिर एमसी ने बोलता है मैंने अपनी पिछली लाइफ में प्राइस पे करा था अपनी जिंदगी को बचाने के लिए और जो सब कुछ मेरा है वो सब वापस लेने के लिए, और इस लाइफ में बस मैं तो फेवर रिटर्न कर रहा हूँ। फिर उधर से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। फिर ये पीछे मुड़ के देखती है। फिर बाजू में लोग होते हैं वो बोलते हैं मैडम जो इस पे लगाया था वो टूट चुका है। फिर ये बोलती है एलेन। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, रात हो चुकी होती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो बैठा होता है और बटलर बोलता है मैडम यंग मास्टर की बॉडी ठीक है और ये वहाँ पर इसलिए बेहोश हो गए थे क्योंकि इनने बहुत ज्यादा मैजिक पावर यूज कर ली थी और जो साउंड प्रूफ बैरियर ब्रोक हुआ था क्योंकि उनमें से एक सर्वेंट जो स्पेल कास्ट कर रहे थे वो थोड़े समय के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था और मैंने उस आदमी को एग्जीक्यूशन के लिए भेज दिया है, मैं समझ गई, अब उसकी लाश को कुत्तों के सामने फेंक दो। फिर ये बोलता है ठीक है लेकिन मैडम यंग मास्टर को देख के ऐसा लग रहा है यंग मास्टर के ऊपर इसका असर हुआ है और वैसे भी ये यंग है, इस तरीके का काम इनने पहले कभी किया नहीं है। फिर ये मन में सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ हुआ है लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। फिर उसकी मदर उसके सर पे हाथ रखती है और बोलती है हेलेन तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो शेडो है वो स्ट्रांग होता है, वो वीक के ऊपर प्रे करता है और जो तुमने काम किया है वो यही है। फिर वो उसका हाथ हटाता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, मैं कूपर फैमिली का फ्यूचर हेड हूँ और जितने भी क्रीचर हैं वो पैदा हुए हैं अपनी जिंदगी को सेक्रीफाइस करने के लिए, मैंने सही कहा ना मदर। फिर वो उसको गले लगाती है और हंसते हुए बोलती है जैसा सोचा था तुम मेरे बेटे हो, अब तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए और हिचकिचाना नहीं, अपनी मदर से तुम कुछ भी मांग सकते हो। फिर ये बोलता है मदर तो सबसे बेस्ट है। फिर हम देखते हैं एमसी बाहर खड़ा होता है और मुस्कुराते हुए बोलता है क्या मजबूत रिश्ता है मदर और सन का, लेकिन कितना बुरा हुआ आज और इस वक्त से जितने भी कूपर फैमिली में शेडो हैं वो मेरे शेडो बन चुके हैं। मेरी पिछली जिंदगी में मैंने जब फैमिली के लिए बैटल लड़ी थी तो मुझे एक ब्लड मैजिक इंडेक्स मिली थी जिसके अंदर शेडो के बारे में बताया गया था और मैंने वो फैमिली को प्रेजेंट किया था, लेकिन मैंने सोचा नहीं था मैं पहले से सेक्रीफाइस बन चुका हूँ इस फैमिली का, और किस्मत से मैंने उसके बारे में पढ़ा और जो भी उस बुक में लिखा हुआ था उन सबको कंबाइन करके जितना ही मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने वापस लेने का सोचा था मेरी पिछली जिंदगी में, लेकिन अब इस समय मुझे अब थोड़ा सा ब्लड चाहिए इसको रिवर्स करने के लिए जिससे मैं शेडो को यूज करके एलेन और मेरी पोजीशन को चेंज कर सकूं, और भले ही जो 3 साल का अभी मैं हूँ वो बहुत ज्यादा वीक है और उन सबको अभी मैं रजिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ताकतवर बनना होगा। और जो फर्स्ट स्टेप है ताकतवर बनने का, फ्लेमिंग क्लिफ, ये कूपर फैमिली का टेस्टिंग ग्राउंड है और ये कूपर फैमिली के द्वारा बनाया गया है और यहाँ पे शेडोज को लाया जाता है फैमिली के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए, और सहते हैं ईगल्स के ग्रुप को
दिन और रात में। और कूपर फैमिली यहाँ पे बच्चों के ग्रुप को भेजते हैं 10 साल और उससे भी नीचे इस फ्लेमिंग क्लिफ में, और ये ऑर्डर करते हैं उन्हें थॉर्न्स की तरफ जाना है। और वो ईगल्स को कमांड करते हैं इनके खून के पीछे जाने के लिए, भले उनकी आखिरी सांस क्यों ना बची हो। और इनको अलाउ नहीं किया जाता कि वो गिव अप करें जब तक आखिरी शेडो पीक तक ना पहुंच जाए और जब तक उसको ईगल ग्रिफिन की ब्लेसिंग ना मिल जाए और वो ऐसी बॉडी रिसीव करें जिससे उन्हें चोट ना लगे, भले उनके ऊपर कितना भी अटैक करें। फिर ये बोलता है तुम सबके पास सिर्फ 3 दिन है, भले तुम कोई सा भी मेथड यूज करो और तुम्हें सिर्फ इस स्टेज पे एक ही चीज करना है और वो है तुम्हें पीक तक पहुंचना है, वो भी जिंदा। और हमें इसका नाम दिखाते हैं एनोस वोल्कर, शेडो ट्रेनिंग ऑफिसर। और फिर वो बोलता है और ऑफ कोर्स तुम्हें एक चीज और नहीं भूलनी है, 3 दिन के बाद ये जगह तुम्हारे लिए डेथ सेंटेंस बन जाएगी। चलो फिर शेडो तुम्हारे ब्राइट फ्यूचर के लिए स्टार्ट करो। फिर हम देखते हैं सब लोग भगने लगते हैं। फिर वो देखता है, फिर हम देखते हैं एमसी सीटें बजाते हुए आराम से चल के जाता है। फिर वो आदमी बोलता है ये बच्चा तो सच में बहुत ज्यादा शांत है। फिर हम देखते हैं वो दूसरे रास्ते से जाता है और बाकी सब दूसरे रास्ते से, और ये बोलते हैं ये तो सोल कूपर है, नाजायज बेटा जिसने यंग मास्टर की बातें मान ली है कल। फिर दूसरा आदमी बोलता है अच्छा तो ये है। फिर हम देखते हैं वो पहाड़ पे चढ़ रहा होता है। फिर ये लोग देख के हंसते हैं और बोलते हैं इसने सीधा रास्ता नहीं चुना बल्कि ये ऊपर चढ़ रहा है, वो भी अपने हाथों से, और ये पक्का जमीन पे गिरेगा उधर से और ये आधा रास्ता ही पार नहीं कर पाएगा। फिर दूसरा आदमी बोलता है ये तो बिल्कुल पागल है, क्या हम लोग वहां नहीं जाएंगे उसकी लाश को उठाने के लिए। फिर ये दूसरा आदमी बोलता है नहीं इसकी जरूरत नहीं है, मेरे को अचानक से एक इंटरेस्टिंग आइडिया आया है और अभी बिल्कुल परफेक्ट टाइम है, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं ऊपर से एक ईगल उड़ के आता है और ये बच्चे लोग चिल्ला रहे होते हैं ये क्या चीज है, जरा रुको ये तो ईगल है, ये तो सच में एक मॉन्स्टर है। फिर हम देखते हैं एमसी वहाँ पे देखता है, फिर हम देखते हैं वहाँ पे वो ईगल रहता है और सारे बच्चे यहाँ पे मरे पड़े रहते हैं और ये गुस्से में देख रहा होता है। फिर ये बोलता है इसने यंग मास्टर को कल बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, चलो अब हमारे पास सही टाइम है इसको रिमूव करने के लिए। और ये सीधा ग्रिफिन के पास जाएगा। फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाता है और बोलता है चलो अब यंग मास्टर को खुश करते हैं। फिर इसका धनुष इसके बाजू से जाता है। फिर ये देख लेता है कौन, फिर वो एमसी की तरफ हमला करने के लिए आता है, तुम बेवकूफ इंसान। फिर एमसी ने बोलता है बेवकूफ और मरना यही मुझे चाहिए, और ये उस पर हमला करता है। फिर एमसी वहां से हट जाता है और सीधा उसके ऊपर आ जाता है और मरना बोलता है मेरे पास पिछली जिंदगी का एक्सपीरियंस है और मुझे पता है कि मैं कैसे पीक पर बहुत जल्दी जा सकता हूँ और मैं ग्रिफिन की ब्लेसिंग को ले सकूं। फिर वो अपनी तलवार ऊपर करता है, इसके लिए मुझे इसे टेम करना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं एमसी ने इस ग्रिफिन के माथे में तलवार घुसा दी होती है। फिर एमसी पीछे हट जाता है और मरना बोलता है ये ग्रिफिन बहुत ज्यादा जिद्दी मॉन्स्टर होते हैं और इंसानों की तरह इसके अंदर इंटेलिजेंस होती है, अगर मैंने इसे पूरी तरीके से नहीं हराया तो मैं इसे टेम नहीं कर पाऊंगा, तो सिर्फ मैं वाली मूव को यूज कर सकता हूँ, शेडो ब्लेड स्लैश थर्ड फॉर्म। फिर हम देखते हैं ग्रिफिन को कुछ नहीं होता, वो अपना अटैक तैयार करता है और एमसी उस अटैक के कारण बहुत दूर फिकाता है और वो सीधे खाई के नीचे गिरने लगता है। फिर वो जल्दी से क्लिफ पकड़ लेता है, लकीली मैंने इसको पकड़ लिया। दत्तेरी की मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, मैं अभी 3 साल का ही हूँ और ना कि 30 साल का, तो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड स्टाइल प्रीवियस लाइफ में सीखी है और जब भी मेरी बॉडी का साइज और वेट है और अगर मैं उसके पास भी गया तो मैं उसकी हवा से उड़ जाऊंगा। मुझे एक आइडिया है, जैसे तैसे करके मुझे उस गुफा तक पहुंचना है। फिर हम देखते हैं वो ग्रिफिन अपना दूसरा अटैक तैयार करता है और एमसी उस अटैक से बच जाता है। ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल विंड एनर्जी है। फिर हम देखते हैं एमसी सारे अटैक डोज कर रहा होता है। मन में बोलता है जितनी बार ये ग्रिफिन अपना अटैक कर रहा है उसका लेवल 1 से 10 तक पहुंच जाएगा, अगर ये 10वें विंड तक पहुंच गया तो मेरे जैसे यहाँ पर सो भी आ जाए तब भी वो यहाँ से बच के नहीं निकल सकते। फिर एमसी को कुछ याद आता है, ओ हाँ, फिर एमसी वहीं रुकता है और हवा में कूद जाता है और वो ठीक उस हमले के सामने होता है। फिर मन में बोलता है तो अगर मैं यहाँ से निकल नहीं सकता तो क्यों ना मैं इस पावर को यूज करके इस गुफा के अंदर चले जाऊं। फिर हम देखते हैं एमसी चिल्लाते हुए उस गुफा के अंदर उड़ता हुआ जाता है, मेरा अभी जो इतनी पावर का यूज हुआ है चलो शेडोथ को यूज करके उस लड़के से उसकी एनर्जी खींच लेता हूँ। फिर हम देखते हैं अचानक से चाय का कप गिर जाता है और इसकी एनर्जी एमसी के पास जारी होती है। फिर पीछे से वो लड़का बोलता है यंग मास्टर जल्दी कोई आओ मदद करो। यंग मास्टर अचानक से बेहोश हो गए। फिर हम देखते हैं एमसी गुलाटी मार के यहाँ आता है, चलो प्लेन सक्सेसफुल हो चुका है, अब मेरे पास मौका है, चलो अंदर की तरफ चलते हैं। फिर हम देखते हैं ग्रिफिन यहाँ पे आ जाता है। फिर ये ग्रिफिन बहुत स्पीड में आगे की तरफ बढ़ता है, तुम छोटे कमीने अब कहाँ भागोगे, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर हम देखते हैं वहीं पर रुक जाता है, सामने की तरफ दिखता है क्या। फिर हम देखते हैं एमसी ने उसके बच्चे को हॉस्टेज बना लिया होता है और वो बोल रहा होता है मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। फिर वो ग्रिफिन बोलता है मेरा बेबी। फिर एमसी उससे बोलता है ये तो पूरी दुनिया को पता है जो इतना ताकतवर ग्रिफिन है, जो उसका बच्चा पैदा होता है वो टूटे हुए पंखों के साथ आता है और वो उड़ नहीं पाता। फिर वो ग्रिफिन बोलता है तुम क्या करना चाहते हो मेरे बेबी के साथ। फिर एमसी बोलता है चिंता मत करो, मैं इसे चोट नहीं पहुंचाऊंगा लेकिन मैं इसको ठीक कर सकता हूँ जिससे ये उड़ सकता है। फिर ये भी थोड़ा हैरान लगता है। फिर एमसी बोलता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। फिर हम देखते हैं ये लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं, सर मैंने कोई भी आवाज नहीं सुनी। ऐसा लगता है वो ग्रिफिन के द्वारा खा लिया गया है, जल्दी चलते हैं इसको रिपोर्ट करते हैं यंग मास्टर को, हमें पक्का इसके लिए रिवॉर्ड मिलेगा। फिर वो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत अच्छा आइडिया है, चलो चलते हैं। फिर हम देखते हैं उनके पीछे ग्रिफिन आ जाता है और एमसी ठीक उसके ऊपर बैठा होता है। फिर एमसी बोलता है लेकिन तुमको उसका इंतजार करना होगा हेल में। फिर वो लोग चिल्लाते हैं सेल के ऊपर, फिर लोग भगते हैं नहीं ऐसा मत करो। फिर हम देखते हैं वो खा लेता है उन लोगों को
मैंने वो कर दिया है जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। चलो अब तुम्हारी बारी है मेरा प्रॉमिस पूरा करने की। फिर एमसी बोलता है ठीक है चलो चलते हैं नॉर्दर्न पार्ट में, माउंटेन रेंज की तरफ। फिर हम देखते हैं लोग एक बहुत बड़े गेट के पास आते हैं, द लैंड ऑफ स्टोन। फिर वो ग्रिफिन बोलता है जैसा हम लोगों ने एग्री करा था तुम्हें परस्यूस की सोड मिलेगी और मुझे मेडूसा का ब्लड जो किसी को भी हील कर सकता है। फिर एमसी बोलता है हाँ कोई दिक्कत नहीं है। फिर एमसी ने बोलता है लेकिन कितना बुरा हुआ, मेरा जो गोल है वो सोड नहीं है और ना ही ये ग्रिफिन को किसी तरीके की मदद। फिर हम देखते हैं वो ग्रिफिन गेट खोलता है। फिर एमसी ने बोलता है जो मैं चाहता हूँ इस ग्रिफिन को यूज करके इस स्टोन लैंड को पूरी तरीके से तबाह करना। फिर हम देखते हैं पत्थरों से बनी हुई मेडूसा दिखाते हैं और वो बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही होती है। और फिर हम देखते हैं उसके सामने तीन और मूर्ति होती है। मेरी पिछली जिंदगी में जब एलेन 12 साल का था तो मिस्ट्रेस ने शेडो आर्मी को यहाँ भेजा था सोर्ड ऑफ परस्यूस एलेन के लिए लेके आने को, क्योंकि यहाँ पर एक मेडूसा स्टेचू था सीक्रेट रिल्म का जो किसी भी जिंदा चीज को पत्थर में बना देती थी। और एलेन को बचाना और मेडूसा के अटैक को डिफ्लेक्ट करने में इसी कारण शेडो आर्मी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और सिर्फ मैं ही था जो आखिर में बचा था। लेकिन जो सोर्ड ऑफ परस्यूस है वो सिर्फ एस क्लास टैलेंट को एक्सेप्ट करती है, इसी कारण मैं उसे नहीं ले पाया। लेकिन एलेन अपने एस क्लास टैलेंट के साथ उसने आसानी से उस सोर्ड को उठा लिया और मेडूसा को मार दिया और आखिर में एलेन बन गया चोजन वन और इसको रिवॉर्ड किया गया बहुत सारे रिसोर्सेज से, कॉन्टेक्ट्स और बहुत सारे रॉयल सबॉर्डिनेट। फिर एमसी हंसता है लेकिन इस लाइफ में अगर इसे मैं नहीं ले सकता तो मैं इसे एलेन को भी नहीं लेने दूंगा। फिर ग्रिफिन बोलता है आखिर कहाँ है सोर्ड और कहाँ है मेडूसा ब्लड, यहाँ पे तो सिर्फ टूटी हुई मूर्तियां रखी हैं। फिर ग्रिफिन बोलता है ये दरवाजा तो बंद हो गया। फिर वो ग्रिफिन एमसी से बोलता है हे बच्चे तुम मेरे साथ किसी भी तरीके की ट्रिक तो नहीं कर रहे हो। फिर एमसी एक्टिंग करता है तुम्हारे पीछे देखो। फिर हम देखते हो मूर्तियां चलने लगती हैं और उनकी तरफ भाग के आती हैं। फिर ग्रिफिन देखता है क्या ये पत्थर की मूर्तियां। फिर हम देखते हो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आखिर कब से ये बदबूदार मूर्तियां हिलने लगी। फिर एमसी बोलता है मुझे भी नहीं पता। फिर हम देखते हो वो अपने मुक्का मारता है बेंग बेंग बूम और वो सारी मूर्तियां एक ही मुक्के में टूट जाती हैं। फिर हम देखते हो पत्थर चमक रहे होते हैं और वो फिर से एक एक करके जुड़ने लगते हैं। फिर वो बोलता है जो रुको ये अपने आप जुड़ रहे हैं और जुड़ते हुए एक बन रहे हैं। और फिर एमसी घबराने की एक्टिंग करता है, नीचे गिर जाता है और कुछ बोलता है डाइनो इनो पेम्फ्रेडो और जितने भी एमसी ने ये नाम लिए होते हैं वो सारे स्टेचू के होते हैं। फिर एमसी बोलता है इन तीनों स्टेचू के पास कोई भी फेशियल फीचर नहीं है और ये तीनों की तीनों एक जैसे लग रहे हैं और माइथोलॉजी में बताया गया है कि वो एक ही आंख और एक ही मुंह शेयर करते हैं। ये और मेडूसा दोनों डॉटर हैं पेसियोडोन के और उनके पास पावर है पानी को कंट्रोल करने की, तो जल्दी भागो। फिर हम देखते हैं वो इसकी तरफ बहुत ही स्पीड में पानी भेजता है और फिर ग्रिफिन बोलता है अब क्या पॉइंट बनता है भागने का, जल्दी सोचो वो सोर्ड कहाँ पे मिलेगी। फिर एमसी बोलता है मैं देख रहा हूँ उसी के लिए। फिर ग्रिफिन बोलता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जगह पूरी तरीके से गिर जाएगी और हम लोग भी साथ में मर जाएंगे। फिर एमसी बोलता है मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कुछ रूइंस हैं उस पत्थर की दीवार पर उस जगह पर, शायद वहाँ पे इसके लिए कुछ रास्ता मिल जाए। फिर एमसी फिर मुस्कुराता है और मन में बोलता है ये तो बहुत अच्छा हुआ, यही तो मैं चाहता था, जल्दी से ये सीक्रेट रिल्म तबाह हो जाए और साथ में अपने साथ सब कुछ दफन कर दे। और यहाँ पर एक सीक्रेट रास्ता है जिससे मैं निकल सकता हूँ, जिसको मैंने अपनी पिछली जिंदगी में ढूंढा था, लेकिन इतनी तबाही काफी नहीं है। फिर रुक जाता है। फिर वो ऊपर की तरफ दिखाता है ग्रिफिन वो रूइंस कह रहे हैं कि तुम्हें वो जो ऊपर आंख दिख रही है उसे निकालना होगा, फिर उसके बाद वो अटैक करना बंद कर देगा वो उस जगह पर ये आंख। फिर ये ग्रिफिन जाता उड़ते हुए, फिर वो अपनी चोट से वो आंख निकाल लेता है, तो ऐसी बात है तो मैं इसे यहाँ से निकाल लूंगा। फिर हम देखते वो उड़ते हुए उसकी तरफ जाता है और फिर अचानक से चिल्लाता है और पानी बदल जाता है। फिर ग्रिफिन बोलता है ये पानी बदल गया, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फिर एमसी आता है क्योंकि उन रूइंस में लिखा था कि परस्यूस ने उन 3 सिस्टरों से ये आंख चुरा ली थी और उसके बाद उसे पता चला था कि मेडूसा कहाँ पर है, तो इसी कारण ये जो आंख है इन 3 सिस्टरों की वीकनेस है। फिर ग्रिफिन बोलता है आखिर सोर्ड कहाँ है और ब्लड कहाँ है जो मेरे बेबी को ठीक कर सकता है, वो भी वहीं कहीं लिखा होगा। फिर एमसी बोलता है सोर्ड, फिर बाजू की तरफ उंगली करता है, वो सोर्ड उस तरफ है जरा देखो। फिर हम देखते हैं सोर्ड यहीं पे गड़ी हुई होती है और उसमें से एनर्जी निकल रही होती है। फिर एमसी बताता है परस्यूस ने इस सोर्ड का यूज करके मेडूसा का सर काट दिया था और उसके अंदर से लाल और हरा कलर का खून निकला था। जो लाल कलर का ब्लड था वो किसी भी जिंदा चीज को पॉइजन कर सकता था, जो हरा ब्लड था वो किसी भी चीज को ठीक कर सकता था। लेकिन ये सब तो सिर्फ एक लेजेंड है, लेकिन यहाँ पे एक और सीक्रेट है इस सीक्रेट रील में। फिर वो ग्रिफिन बोलता है सीक्रेट, जब परस्यूस की सोर्ड अपीयर होगी फिर हम देखते हो मूर्ति की आंख खुल जाती है, मेडूसा भी रिजरेक्ट हो जाएगी। फिर हम देखते हो मेडूसा की सबसे बड़ी मूर्ति थी वो भी हमला कर देती है और बहुत सारे हमले कर रही होती है अपने बालों से, और जहाँ पे ग्रिफिन खड़ा था वहाँ पे बहुत सारे हमले होते हैं और उसकी नजर एमसी पे नहीं पड़ती। इसी मौके का फायदा उठा के एमसी भाग रहा होता है और मन में सोचता है चलो ठीक है यहाँ से निकलने का वक्त आ गया। फिर हम देखते हैं उस पोर्टल की तरफ जा रहा होता है और अपनी पावर का यूज करता है। एक बार ये मेडूसा का स्टेचू एक्टिवेट हो गया तो तुम इसे रोक नहीं सकते जब तक कि तुम उसे परस्यूस की सोर्ड से उसका सर ना काट दो। फिर वो पीछे देखता है और फिर वो अपनी पूंछ से हमला करती है और एमसी फटाक से साइड में हो जाता है और साइड में जाकर उसकी तरफ देखता है। फिर हम देखते हैं उसकी आंख चमक रही होती है और उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। फिर एमसी उसकी तरफ देखता है ये सब क्या हो रहा है, वो ग्रिफिन कहाँ चला गया। फिर हम देखते हैं वो एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है तुम इस चीज को एक बार देख के बता सकते हो कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम आराम से डील कर सको, मैं सब तुम पे छोड़ रहा हूँ, मुझे मानना नहीं है। फिर एमसी मन में बोलता है ग्रिफिन के
पास ऐसी स्किल है वो अपने आप को छोटा कर सकता है। फिर हम देखते हैं उसके स्नेक हमला कर रहे होते हैं और एमसी दिखता है और बहुत सारे हमले उसके ऊपर होते हैं और एमसी उस हमले से बच रहा होता है और मन में बोलता है ये बहुत अच्छी चीज है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में इस जगह पे आया था और निकल के गया था, तो मेरे पास इस जगह से निकलने के लिए ऑप्शन की कमी नहीं है। फिर वो सामने की तरफ देखता है, मुझे सबसे पहले वो शील्ड लेनी होगी उस नाइट के पास से। इस शील्ड के रिफ्लेक्शन का यूज करने से खतरा बहुत कम हो जाएगा उसकी आंखों में डायरेक्ट देखने का, क्योंकि उसकी आंखों में देखने से पत्थर बन सकते हैं। और सेम टाइम पर फिर हम देखते हैं वो अपनी आंखों से हमला करती है, मैं मेडूसा की आंखों के अटैक से बच सकता हूँ। फिर हम देखते हैं उसको दिक्कत हो रही होती है और वो दूर फिकाता है उस पावर की वजह से और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। नहीं, ये काफी नहीं है, सिर्फ शील्ड होना जो सीक्रेट रास्ता था बाहर निकलने का वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो मेरा टैलेंट है उससे मैं परस्यूस की सोड भी नहीं उठा सकता। नहीं, मुझे कैसे पता होगा जब तक मैं ट्राई नहीं करूंगा। अगर आज मैंने अपना पूरा नहीं दिया तो आज मैं मर सकता हूँ। जो भी मेरे पास है मैं सब कुछ इस पे दाव पे लगाता हूँ। फिर हम देखते हैं उठा लेता है ये सोड, ये तो आसानी से मुझसे उड़ गई। और फिर हम देखते हैं वो स्नेक इस पे हमला कर देता है। फिर एमसी बोलता है क्यों, फिर उसकी सोड नीचे टकराती है और ऊपर उड़ जाती है। फिर हम देखते हैं इसने उसको उठा लिया होता है और एमसी मन में बोलता है क्यों क्यों, क्या मेरी रैंक बहुत कम नहीं थी इस सोड को उठाने के लिए। फिर हम देखते हैं एमसी सोच रहा होता है और ये बोल रहा होता है सिर्फ एक डी रैंक के टैलेंट वाला एक होली सोड को उठाना चाहता है। फिर एमसी मन में बोलता है मुझसे गलती कहाँ हुई थी। फिर हम देखते हैं अपनी मम्मी से बोल रहा होता है मदर ये तो अभी भी जगा हुआ है, तो इसको पता नहीं चल जाएगा कि हम लोगों ने इसके टैलेंट को छीन लिया है। तुम तो सिली हो बच्चे, जो सिंपल एमनीजिया मैजिक है वही काफी है सबके लिए। फिर ये सोच रहा होता है मैं कैसे ऐसे बन गया, मुझे माफ करना, अब तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट वो भी मेरा है। और फिर यहाँ पे क्रेक आते हैं और फिर हम देखते हैं मेडूसा के बालों में जो सांप की मुंडियां थी वो सारी की सारी कट जाती हैं एक एक करके और एमसी में से बहुत सारी पावर निकल रही होती है। और ये ग्रिफिन देखता है उसकी तरफ और मन में बोलता है ये सब क्या हो रहा है, ये बच्चा इसने एक्चुअली में बाइंड को तोड़ दिया है तुम तो। फिर हम देखते हैं उसकी गर्दन काट देता है एक मॉन्स्टर हो। और फिर हम देखते हैं उसकी गर्दन काटने के बाद दो कलर के खून गिरते हैं, नीला और लाल, और ये नीला वाला खून बोतल में भर रहा होता है। और मन में बोलता है मेरी पिछली जिंदगी में मेरे पास एस रैंक या उससे भी ज्यादा हाई रैंक का सोड टैलेंट था, लेकिन मैट्रिच ने किसी तरीके का मैजिक यूज करके मेरे टैलेंट को मुझसे छीन कर एलियन को दे दिया था और उसने मेरी मेमोरी भी रेस कर दी थी, तो ये थी सच्चाई। और फिर एमसी हंस रहा होता है और बहुत तेज हंसने लगता है और ये बोलता है अचानक से इस बच्चे को क्या हो गया। फिर एमसी मन में बोलता है अब चीजें धीरे धीरे बहुत इंटरेस्टिंग होते जा रही हैं, भली एलियन या उसकी फैमिली, बस तुम रुको थोड़ा और। फिर ये मन में बोलता है अभी मेरे पास मौका है, ये बच्चा पागल हो चुका है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। फिर वो बोलता है ग्रिफिन इधर आओ। फिर वो भी डर जाता है और हंसते बोलता है मेरे लॉर्ड आपने मुझे बुलाया। और फिर मन में बोलता है तुम तो इस रैंक के ग्रिफिन मोस्टर हो, तुम क्यों इससे डर रहे हो। फिर एमसी उससे बोलता है क्या तुम्हारा सर लोहे का है। फिर ये कंफ्यूज हो जाता है हाँ। फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में यहाँ से निकलता है। फिर ग्रिफिन मन में बोल रहा होता है तुम बच्चे शुरुआत से ही तुमने मेरा यूज करा इस जगह को डिस्ट्रॉय करने के लिए, चलो जाने दो, अगर ये मेरे बच्चे को बचा सकता है तो मैं इसे जाने दूंगा। फिर हम देखते हैं एक जगह से धुआं निकल रहा होता है। फिर हम देखते हैं इस मेडूसा की मुंडी में से एनर्जी जारी होती है और वो एनर्जी सील में जारी होती है और अचानक से इसकी आँख खुलती है। और फिर ये ग्रिफिन बोलता है सेल कूपर जो मेरा टाइटल है ग्रिफिन, मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसी बॉडी देता हूँ जो कभी भी घायल नहीं होगी चाहे तुम पे कैसे भी अटैक हो। फिर ये मन में बोलता है ऐसा लगता है मेरी ताकत बढ़ चुकी है और मेरी इंजरीज भी हील हो चुकी हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है। अगर ये मेरी बॉडी के घाव को हील कर सकता है तो मुझे ये घाव एलियन के ऊपर और ज्यादा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, इससे मैट्रियार्च को किसी भी तरीके का शक नहीं होगा। और सबसे पहले मुझे मेरे एस रैंक के सोड टैलेंट को छुपाना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर एमसी उससे बोलता है ग्रिफिन ये लो, इसे अपने बच्चे को दे दो, इससे उसके पंख हील हो सकते हैं। फिर वो उसको पिला देता है। फिर हम देखते हैं उसके आसपास एनर्जी बनती है और वो उड़ने लगता है। और फिर ग्रिफिन बोलता है मेरा बच्चा तो उड़ने लगा। फिर एमसी बोलता है उसे सिर्फ अभी ये पता है कि कैसे उड़ना है, लेकिन अगर इसने मास्टर को एक्सेप्ट नहीं करा इसकी उम्र होने से पहले तो ये आखिरी में एक पागल चिड़िया ही खिलाएगी। फिर वो ग्रिफिन बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। ज्यादा कुछ नहीं, मैं बस तुम्हें दया दिखाकर एक एडवाइस दे रहा हूँ, एक स्ट्रेंजर समझकर। और वैसे भी तुम जब भी ताकतवर बने थे जब तुमने मास्टर एक्सेप्ट करा था, मैंने सही कहा। फिर ग्रिफिन मन में बोलता है ये सही कह रहा है, अगर मेरे मास्टर ने इंसान के दिमाग को मुझे खिलाया नहीं होता तो मैं अपने इंटेलिजेंट अवेकन नहीं कर पाता और इतना ताकतवर नहीं बन पाता, लेकिन मेरे मास्टर 100 साल पहले ही मर चुके हैं, क्या मुझे एक और आदमी को ढूंढना पड़ेगा बिल्कुल उनके जैसा रूथलेस इंसान। फिर ये देखता है हाँ ये तो सही है, सेल कूपर क्या तुम मेरे बच्चे को एक्सेप्ट कर सकते हो पेट मोस्टर के रूप में। फिर वो ग्रिफिन मन में बोलता है इसके पास बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है और ऐसी स्किल जो सबसे अलग है इसकी उम्र के हिसाब से, और ये फ्यूचर में बहुत ज्यादा बड़ी चीज करेगा। फिर एमसी मुस्कुराता है और मन में बोलता है चलो मछली ने चारा पकड़ लिया। फिर उसकी तरफ देखता है चलो ठीक है मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा एक पेट मोस्टर के रूप में, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। फिर ये बोलता है डील। फिर एमसी बोलता है मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्लेड कूपर की और उसी के साथ एक बहुत ज्यादा प्रीसियस की जो उस जगह को अनलॉक कर सकती है जिसको कूपर फैमिली वर्शिप करती है, द सोर्ड स्पिरिट ब्लेड। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और एक जन चिल्ला रहा होता है क्या तुम ढूंढ नहीं पाए जिसके कारण ये सब हुआ है। तो फिर हम देखते हैं एलियन की मदर होती है और बोलती है क्या तुम मुझे ये कह रहे हो कि यंग मास्टर अचानक से वहाँ पे बेहोश हो गए थे बिना कुछ हुए और ये कितना देर तक चलता रहेगा। फिर ये बटलर बोलता है चिंता मत कीजिए मैडम, यंग मास्टर के ऊपर प्रोटेक्शन
इन्फेक्शन है शेडो ओथ की और वो जल्दी उड़ जाएंगे। और वैसे भी आपके पास वो छोटे शेडो हैं यंग मास्टर की मदद करने के लिए। यंग मास्टर को जितनी भी चोट लगेगी वो सब उनके ऊपर जाएगी और इसके बदले उनके पास ताकत आती जाएगी। फिर ये बोलती है हाँ ये तो सच बात है, लेकिन ये पूरी सिचुएशन बहुत ज्यादा स्ट्रेंज है और ऐसा लगता है एलियन के साथ ये जब से हो रहा है जब से उसने वो शेडो ओथ की सेरेमनी ली थी। ऐसा लगता है इन सब के पीछे कोई है। फिर बटलर बोलता है हाँ मुझे याद आया मैडम, यहाँ पे एक और अर्जेंट मैटर है और आपको ये सब संभालना है। जो सेल कूपर है वो एग्जाम में फर्स्ट प्लेस पर आया है और ऐसा और ऐसा और ये भी है सेल कूपर ने ग्रिफिन को यूज करा अंकल और नेफ्यू वोल्कर को मारने के लिए और उसने ग्रिफिन के बच्चे को भी टेम कर लिया है उसके पेट में ओस्टा के रूप में। और ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है आखिर वो है कहाँ पर। और बटलर बोलता है वो अभी दरवाजे के बाहर ही है, मैं उसे जल्दी बुलाता हूँ। फिर हम देखते हैं एमसी आता है और फिर बोलता है मैडम कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फिर ये बोलती है सेल कूपर तुमने क्यों मारा वोल्कर को। फिर एमसी बोलता है क्यों, मैंने ये सब किया फैमिली के लिए। जो शेडो को ट्रेनिंग करने वाला ऑफिसर है बिल्कुल उसकी तरह वो मारा जा चुका है 3 साल के बच्चे से, वो बिल्कुल यूजलेस है कूपर फैमिली के लिए और उसके जैसे कचरे की जरूरत नहीं है। क्यों मैडम आप इससे सहमत नहीं है। और ये बहुत ज्यादा गुस्से में देख रही होती है। उसको देखकर एमसी बोलता है हाँ यही यही है वो एक्सप्रेशन, ऐसे ही एक्सप्रेशन गुस्सा और डिस्कस्टेड फील करना। और फिर मन में बोलता है अगर तुम्हारे पास अपना कोई कार्ड है तो तुम फ्री हो, कुछ भी यूज कर सकती हो, मैं तुम्हारे सामने बिल्कुल नहीं डरूंगा। फिर वो बोलती है चलो जोश सेल कूपर को रिवॉर्ड देते हैं एल्डन स्प्रिंग में जाने के लिए। फिर एमसी भी हैरान हो जाता है हाँ, और फिर उनसे बोलता है आपका शुक्रिया मैडम। और फिर उन्होंने बोलता है एल्डन स्प्रिंग क्या कोइंसिडेंट है। फिर वो वहां से चले जाता है। फिर ये बटलर से बोल रही होती है सोर्ड स्पिरिट इनहेरेंस सेरेमनी करने से पहले हमें सबसे पहले ये सेल कूपर का टैलेंट कैसे भी करके लेना है और यूज करना उसको यंग मास्टर के ऊपर। फिर बटलर बोलता है ठीक है। फिर ये मन में बोलती है अगर एलियन का सीक्रेट बाहर आ गया कि उसके पास कोई सोर्डमैन का टैलेंट नहीं है जो उसका स्टेटस है हायर के रूप में, वो पूरी तरीके से खतरे में आ जाएगी। बास्टर्ड मैं तुम्हें भी जाने दे रही हूँ, चलो देखते हैं तुम्हारे जैसा एरोगेंट कब तक टिकता है। फिर हमें दिखाते हैं एल्डन स्प्रिंग और एमसी वहां से बाजू में जा रहा होता कुछ सोचते हुए। और फिर हम देखते हैं वो ग्रिफिन की बातें सोच रहा होता है जो ग्रिफिन ने उसको बताया था उनके मरने से पहले मेरे मास्टर ने एक फॉरबिटन मैजिक को यूज करा था उनकी सोल को सील करने के लिए एल्डन स्प्रिंग के नीचे। और इन सब का पर्पस ये था कि जो उनकी सोर्डमैनशिप थी उनकी पूरी जिंदगी की वो उनके किसी हायर के पास जाए जिसका लेवल एस हो सोर्डमैनशिप में। और उन्होंने ये भी इंश्योर किया था कि जो कूपर फैमिली है उनका स्टेटस ना जाए। जैसे ही तुम स्प्रिंग के नीचे पहुंच जाओगे और तुम उसी के नीचे पानी के करंट के साथ तैर के जाना है और तुम उसके बाद पहुंच जाओगे एक अंडरग्राउंड गुफा में और जो ये चाबी है वो तुम्हें गाइड करेगी मेरे मास्टर तक पहुंचने में। लेकिन कुछ समय से एल्डन स्प्रिंग में कुछ अजीब सा हो रहा है और वैसे भी मैं अपने मास्टर से बहुत लंबे समय से दूर हूँ इसलिए मुझे नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है। बस मैं तुम्हें एक चीज बता सकता हूँ जो मेरे मास्टर है उनने ब्लड मैजिक को यूज करा था जो आसानी से डील नहीं कर सकते। फ्रेम्स बोलता है ब्लड मैजिक ये कुछ स्ट्रेंज है। और फिर मन में बोलता है ऐसा लगता है एलियन से पहले स्वॉर्डमैनशिप की इनहेरेंस आसानी से नहीं ले सकते। और फिर ये बाकी बच्चे जो नहारे होते हैं वो एमसी की तरफ देख के बोलते हैं क्या ये वही नहीं है सेल कूपर जो ट्रेनिंग में पहले नंबर पे आया था। फिर ये दूसरा लड़का बोलता है हाँ, और उसने ग्रिफिन के बच्चे को भी टेम करा है। फिर ये बोलता है ये तो अमेजिंग है। फिर हम देखते 2 लोग आते हैं। पीछे लंबे वाले का नाम होता है रेनॉल्ड्स ऑल और वो बेटा है कूपर कोचमैन का। और फिर सामने वाले का नाम बताते हैं लूसिंसिया रेनॉल्ड का छोटा हेंचमैन। और वो इस लड़के से बोल रहा होता है इसमें क्या इतनी बड़ी बात है, ये तो सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट का बेटा है। और फिर दूसरा लड़का एमसी से बोलता है मेरी तरफ से तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेसन, मुझे नहीं पता था कि तुम बंदरों की तरह भागकर माउंटेन के ऊपर पहुंच जाओगे। और फिर ये बातें सुन के दूसरा लड़का हंस रहा होता है तुमने बिल्कुल सही कहा। और फिर एमसी मन में सोचता है मेरी पिछली जिंदगी में ये लोग मेरे सबॉर्डिनेट थे सिर्फ सरफेस पे, लेकिन रियल लाइफ में ये लोग सिर्फ प्यादे थे एलियन के। और ये लोग जिन लोगों ने मुझे फंसाया था और मेरे ऊपर इंजाम लगाया था कि मैं एनिमी के साथ मिला हुआ हूँ और ये लोग इस सब से बच गए थे क्योंकि इन लोगों को एलियन सपोर्ट कर रहा था। और फिर ये गुस्से में बोलता है क्या तुम अब कुछ नहीं कहोगे, मैं देखना चाहता हूँ जो तुम्हारी इनविंसिबल बॉडी है यूजलेस है या नहीं। फिर हम देखते हैं उसका मुक्का पास पहुंच चुका होता है एमसी के और एमसी उसको रोक लेता है और उसको घूर घूर के देख रहा होता है और वो भी डर जाता है उसको ऐसे देखकर। चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और फिर वो उसका हाथ मोड़ देता है और दर्द के कारण में बहुत तेज चिल्लाता है और वो पीछे लड़का बोलता है ब्रदर, और ये अपना चाकू निकाल लेता है तुम कचरे कुत्ते तुम क्या मानना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं अचानक से खून निकलता है और फिर हम देखते हैं उसने चाकू मार दिया होता है और ये बहुत ज्यादा डर जाता है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने इसको सामने ला दिया होता है जिसके कारण इसको चाकू लग जाता है और ये बोलता है क्या मुझे माफ करना, मैंने इस लड़के को शील्ड की तरह यूज करा। फिर एमसी उसे लात मारता है और फिर हम देखते हैं वो इसके ऊपर आके गिरता है और वो दोनों गिर रहे होते हैं एक साथ। और फिर एमसी बोलता है और वैसे भी जो स्प्रिंग का पानी है वो किसी भी घाव को हील कर सकता है। और फिर हम देखते हैं वो लोग पानी में गिर जाते हैं और फिर एमसी बोलता है और ये इसलिए क्योंकि मैं तुम दोनों को यूज करना चाहता हूँ ट्रेनिंग के लिए फ्यूचर में। और फिर मन में बोलता है अब इस लाइफ में मैं तुम्हें एक रीजन दूंगा जिसको तुम लोग कभी मना नहीं कर पाओगे और तुम मेरे पे आधे बन के रह जाओगे। और फिर हम देखते हो नीचे गिर रहा होता है और फिर हम देखते हो उसके पास कुछ ब्लैक कलर की चीज आती है और फिर एमसी बोलता है एक और ब्लैक मैजिक, ये कैसे हो सकता है, इतनी इविल फॉरबिटन आर्ट और वैसे भी ब्लड मैजिक
और ये यहाँ पर इस स्प्रिंग में जो किसी भी घाव को और बीमारी को ठीक कर सकती है। तो शायद ऐसा लग रहा है गिरफ्रिन ने इसी के बारे में कुछ कहा था कि यहाँ पर कुछ अजीब है, लेकिन फिर भी मैं इस पानी के अंदर नहीं जा सकता। मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा इसके नीचे जाने का बिना पानी को छुए। और फिर हम देखते बाजू में से एक जन एक लड़की को बाल से पकड़ के खींच के ले जा रहा होता है और वो बोलती है कि मेरी मदद करो। और फिर एमसी बोलता है ये तो जानी पहचानी आवाज है। और फिर हम देखते जो बाल पकड़ के ले जा रहा होता है वो बोलता है अगर तुम चाय और पानी को सर्व नहीं कर पा रही अच्छे से तो मुझे लगता है तो तुम पिटने के लिए पूछ रही हो। फिर ये बोलती है मैंने ये सब जानबूझ के नहीं करा, प्लीज मुझे जाने दो। फिर एमसी उसकी तरफ देखता है और मन में बोलता है एंड्रिया। और फिर हम देखते वो अपना हाथ ऊपर उठाता है मारने के लिए और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे वापस बात करने की, मैं। और फिर हम देखते उसके बीच में एक स्लाइस पड़ जाता है और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसे दो हिस्सों में काट दिया होता है और वो ये सब देख रही होती है। और बाकी जो लड़के होते हैं वो ये सब देख के डर जाते हैं, यहाँ पे किसी ने किसी को मार दिया, जल्दी चलो इसको रिपोर्ट करो। और फिर वो इससे बोलता है क्या तुम ठीक हो। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया की तरफ से वो मन में सोचती है प्रिंस, और एमसी की तरफ से क्या मैंने उसे डरा दिया। और फिर एमसी बोलता है मुझे माफ करना अगर मैंने तुम्हें डरा दिया हो तो। फिर वो बोलती नहीं। और फिर वो बोलती है एमसी से तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, मेरा नाम एंड्रिया है, तुम्हारा नाम क्या है। और फिर हम देखते हैं एमसी सोच रहा होता है और ये बोल रही होती है ये देखो तुम्हें चोट कैसे लगी। और एमसी बता रहा होता है अपनी पिछली लाइफ का। एंड्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड थी मेरी पिछली जिंदगी में और ये ऐसे मैजिक टैलेंट को पोजेस करती थी जो उसकी उम्र के जितने भी लोग थे उन सबके पार था। और फिर ये बोलती है तुम चिंता मत करो, तुम अटैक करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। और हम लोगों ने कुछ समय तक लड़ाई भी करी थी साथ में। और ये बोल रही होती है सेल के ऊपर एक्चुअली मैं हमेशा से, और ऑफ कोर्स यहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं। और ये बोलती है मिस्टर सेल कूपर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। और फिर एमसी उसको देख के शर्मा रहा होता है 5 साल की एंड्रिया ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। और फिर एमसी उसे बोलता है खांसते हुए कोई दिक्कत नहीं, ये चीज तो जेंटलमैन को करनी चाहिए। और एक और चीज मुझे तुम सेल कहो, लेकिन एंड्रिया क्या तुम्हें कोई तरीका पता है जिससे स्प्रिंग वाटर का पूरा पानी यहाँ से हम निकाल सके और स्प्रिंग में जा सके बिना पानी को टच करे। और फिर मन में बोलता है मैं टास्क को नहीं भूल सकता जो मेरे को दिया हुआ है, और अगर एंड्रिया यहाँ पर है तो यहाँ पर कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। फिर ये बोलती है क्या तुम्हें भी रियलाइज हुआ ये। प्रेम से बोलता है क्या। और वो उसके कान में बोलती है मुझे लगा यहाँ पर कोई अजीब गरीब मैजिक है इस स्प्रिंग वाटर में जो इंजरी को रिकवर करता है, और जो कोई भी लोग इसको एक्सेप्ट करता है उसको कोई और से हीलिंग मैजिक हील नहीं कर पाते और उनको पूरी तरीके से इस स्प्रिंग के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। फिर एमसी ने बोलता है तो ऐसी बात है, ऐसा लगता है कि ये कोई दूसरा तरीका है कूपर फैमिली का जिससे वो शेडो को कंट्रोल कर सके, जिससे वो फोर्स कर सके कि उनकी फैमिली उनसे मदद मांगे और वो ऐसी दर्द के साथ सफर करते रहें। और फिर एमसी का हाथ पकड़ती है और बोलती है लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, और मेरे पास एक तरीका है इस स्प्रिंग वाटर में जाने का बिना पानी में टच करे। फिर हम देखते हो अपना एक मैजिक यूज करती है और अपने आसपास कुछ कवर करने के लिए बनाती है और बोलती है ये देखा इसे कहते हैं डक मैजिक। फिर एमसी बोलता है डक मैजिक, और वो बताती है ये मदद करता है इंसानों को डक जैसा बनने में, क्योंकि जो डक्स होते हैं वो पानी के अंदर डाइव कर सकते हैं बिना उनके अंदर के पंखों को गीला करे। फिर एमसी भी हैरान होता है और मन में बोलता है क्या इंसुलेशन मैजिक नहीं है, एंड्रिया के नाम देने वाली एबिलिटी ये सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हम देखते कुछ लोग यहाँ पे भागकर आते हैं, क्या वो यहाँ पर है, ये है वो लड़का जिसने किसी को मारा है। एंड्रिया पीछे को देखती है और बोलती है ओ नो अब ये लोग हम लोग को पकड़ लेंगे। और एमसी उसका हाथ पकड़ता है भागो यहाँ से, और पानी की तरफ जाता है सीधे। और फिर हम देखते हैं वो लोग इसके अंदर छलांग लगा देते हैं और फिर हम देखते हैं पानी यहाँ से निकल रहा होता है बहुत स्पीड में। और एमसी मन में बोलता है जो अंडर करंट है स्प्रिंग के अंदर की वो शायद ये जगह है। और फिर ये सारों में उससे बोल रही होती है हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, जल्दी यहाँ से निकलो। फिर एमसी उसको तरफ देख के बोलता है और फिर हम देखते हैं वो दोनों उसमें खींचे चले जाते हैं और दोनों का हाथ छूट जाता है और एमसी चिल्लाता है बहुत तेज, और एमसी चिल्लाता है और फिर एक आवाज आती है सेल। और फिर हम देखते हैं एमसी बेहोश होता है और ये बोलती है सेल उठ जाओ। और फिर हम देखते हैं एमसी अपनी आँख खोलता है और आसपास देखता है ये जगह, और फिर अपनी चाबी निकालता है। और एंड्रिया बोलती है आखिर ये चीज क्या है। फिर एमसी बोलता है ये है जेम की, ये उस जगह को अनलॉक कर सकती है जहाँ पर ये वर्शिप करते हैं स्वॉर्ड स्पिरिट को, लेकिन यहाँ पे तो कोई भी दरवाजा नहीं है, हम इसे यूज कैसे करेंगे, ऐसा लगता है उसे समन करना होगा। फिर वो बोलता है समन, मुझे नहीं पता कि स्वॉर्ड स्पिरिट क्या है लेकिन ट्राई करते हैं। और फिर हम देखते हैं बुला रही होती है कि प्लीज मेरी बात सुनो, अपने मास्टर को ढूंढो और ओपन कर दो इस डोर को इस जगह पर। फिर हम देखते हो अपनी मैजिक का यूज कर रही होती है और पीछे अचानक से कुछ हिलता है और एमसी पीछे की तरफ देखता है बुरा हुआ। और फिर हम देखते हैं पेड़ वाले मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला करते हैं और एमसी एंड्रो को बचा लेता है वहां से, और वो लोग साइड में जाके गिरते हैं और उनके सामने कोई चीज चमकती है और एमसी वहां पे देख रहा होता है। और फिर हम देखते हैं गेट खुल जाता है, ये तो आ गया। फिर एमसी उसे उठा रहा होता है एंड्रिया। फिर हम देखते हैं बेहोश हो चुकी होती है और उसे वो गोदी में उठाता है और फिर मन में सोचता है मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे इसे यहाँ पे आराम करने देना होगा कुछ समय के लिए। फिर वो उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और अपने मैजिक को यूज करता है। मैं यूज करूंगा इनविजिबल मैजिक जो एंड्रिया ने मुझे सिखाया था मेरी पिछली जिंदगी में, इसकी वजह से कोई भी इसे आसानी से ढूंढ नहीं पाएगा अगर यहाँ आसपास कुछ खतरा हुआ तो। फिर हम देखते वो आगे तरफ बढ़ता है और मन में बोलता है और वैसे भी यहाँ पर बहुत गंदी लड़ाई होगी स्वॉर्ड स्पिरिट को लेने के लिए। फिर हम देखते हैं वो इसके अंदर कदम रखता है और उसके अंदर बहुत सारी लड़कियां मरी होती हैं और एमसी देखता है और मन में बोलता है
मुझे लगा कि मैं इसके लिए प्रिपेयर हूँ, लेकिन ये तो फिर हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी होती हैं लड़कियाँ, और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक जन होता है, उसने एक लड़की को पकड़ के उठाया हुआ होता है, और फिर हम देखते हैं वो एक अजीब सा मोस्टर होता है, और वो बोलता है यहाँ पर तो एक गेस्ट आया है, और हमें बताते हैं जो एल्डन स्प्रिंग है वो सिर्फ ऊपर दिखाने के लिए है कि वो एक मेडिसिनल हॉट स्प्रिंग है जिससे हर तरीके की बीमारी और इंजरीज ठीक कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी में ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर कूपर फैमिली अपनी सारी कॉन्क्यूबाइन को रखती है, और इस मोमेंट पर सेल को पता चल गया था कि जो उसका असली फेट है वो यहाँ पे इंतजार कर रहा है, और फिर एमसी सामने की तरफ देखता है और बोलता है तो ये सारे के सारे सॉर्ड डीमन के खाने के लिए यहाँ पर रखे गए हैं, और फिर अचानक से वो उसके सामने जाता है और एमसी देखता है उसकी तरफ, और फिर वो बोलता है ये खुशबू तो ऐसे रैंक के टैलेंट की है, और फिर एमसी फटाक से पीछे को हटता है और फिर मन में बोलता है आखिर उसको कैसे पता चला, और फिर ये बोलता है क्या तुम वही बच्चे तो नहीं हो एलियन कूपर, उसके बारे में ऐसा कहते हैं कि वो पैदा हुआ है ऐसे रैंक के टैलेंट के साथ, लेकिन तुम दिखने में उससे कंपेयर में लगते ही नहीं हो, और फिर बहुत स्पीड में उसकी तरफ बढ़ता है, ओह तो मुझे गेस करने दो कहीं तुम वो बास्टर्ड बच्चे तो नहीं हो जो इनहेरिटेंस को लेने आया है, और फिर वो उसके ऊपर हमला करता है और एमसी अपनी तलवार से उसे रोक लेता है, और फिर एमसी से बोलता है मैं तुम्हें वो इतनी आसानी से नहीं दूंगा जब तक तुम मुझे नहीं हराते, और फिर एमसी बोलता है चिंता मत करो मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ तुम्हें मारने के लिए, और फिर वो ब्लड डीमन बोलता है जैसा सोचा था मेरे कूपर डिसेंडेंट से तुम काफी क्रेजी हो, और वो उसके ऊपर हमला करता है, और फिर हम देखते हैं एमसी अपने कदम पीछे करता है, तभी वो लोग बहुत फास्ट लड़ाई करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, और तभी हम देखते हैं एमसी की छाती में उसने हमला कर दिया होता है, और फिर वो उसके पास आके बोलता है लेकिन तब भी तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो बच्चे, और फिर वो देखता है हाँ, और फिर हम देखते हैं एमसी का घाव हील हो रहा होता है, और फिर ये बोलता है क्या ग्रिफिन की ब्लेसिंग, मैंने नहीं सोचा था कि वो बेवकूफ चिड़िया तुम्हें एक्नोलेज करेगी, और इसी के बारे में बात हो रही है तो बहुत ज्यादा लंबा समय हो चुका है जब से मैंने वो उस ग्रिफिन को देखा है, और फिर एमसी मन में बोल रहा होता है ब्लेड ने बहुत ज्यादा अमाउंट में अपनी पावर को सेक्रीफाइस करा था इसकी सोल को सील करने के लिए जिससे कि उसे इनहेरिटेंस मिल जाए, अभी जो मेरी करंट एबिलिटी है यहाँ पर अभी भी कुछ आशा बाकी है, और फिर हम देखते हैं उसके पास एक बड़ा सा क्रॉस बन जाता है, और फिर देखता है ये, और फिर हम देखते हैं उसके हाथ में एक एरो घुस जाता है और वो उस क्रॉस में टंग जाता है और बहुत तेज चिल्ला रहा होता है मैजिक रेजिस्टेंस ब्लड फॉर्मेशन ये कैसे हो सकता है, और फिर एमसी बोलता है तुम बहुत ज्यादा लंबे समय से मर चुके हो और इसलिए तुम्हें ये नहीं पता कि इन 100 सालों में क्या क्या हुआ है, एम्पायर ने ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर चुकी है और ऐसी टेक्निक को बनाया है जिससे कि ब्लड मैजिक से डील कर सकें, अभी इस समय सिर्फ मुझे ये करना है कि जो तुम्हारा दिल है वो मुझे लेना है और मैं फोर्सफुली रिसीव कर लूंगा इनहेरिटेंस को, और फिर चिल्ला रहा होता है नहीं नहीं ऐसा मत करो, और फिर हम देखते हैं एमसी की तलवार उसके पास आ चुकी होती है और ये मुस्कुराने लगता है, और फिर हम देखते हैं वो क्रॉस में से अपने आप को छुड़ा लेता है और एमसी के पास आके बोलता है नहीं मुझे तो डर लग रहा है, और फिर एमसी हैरान हो जाता है क्या, और फिर एमसी की तरफ उंगली करके बहुत तेज हंसने लगता है इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत लंबा समय हो गया जब से मैंने एक छोटे चूहे के साथ खेला है, लेकिन जो गेम है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब मैं और ज्यादा नहीं खेलूंगा, तुम सच में पोजेस करते हो कुछ एबिलिटी और टैलेंट्स को, लेकिन बस ये है कि इतना काफी नहीं है मेरी शॉर्ट टेक्निक को इनहेरिट करने के लिए, और फिर हम देखते हैं एमसी उनसे लड़ रहा होता है और फिर मन में बोलता है ब्लड को यूज करके ब्लड स्पिरिट को कंट्रोल करना इतनी पावरफुल ताकत, और फिर हम देखते हैं एक ब्लड स्पिरिट एमसी के पीछे हमला करती है और एमसी को इससे बहुत दर्द होता है, और फिर हम देखते हैं एमसी उनसे लगातार लड़ रहा होता है, इन लोगों के अटैक तो सिर्फ एक ही जगह पे फोकस है, और फिर हम देखते हैं एमसी यूज करता है होली सोर्ड प्रोटेक्शन और अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्शन डोमेन बना लेता है, मैं ये सोर्ड को यूज करूंगा परस्यूस की इस मैजिक को रजिस्ट करने के लिए, और फिर हम देखते हैं अपनी उंगली को उस डोमेन के पास लेके आता है और बोलता है ये यूजलेस है, और फिर हम देखते हैं एमसी ने जो होली सोर्ड से डोमेन बनाया था वो पूरी तरीके से टूट जाता है, और तभी वो एमसी की गर्दन पकड़ लेता है और हवा में उठा देता है और उससे बोलता है तुम्हें तो ये पता होना चाहिए था जब बिल्ली चूहे के साथ खेलना बंद कर देती है तो इसका मतलब जो चूहा है वो उसका खाना बन चुका है, मैंने ठीक कहा, और फिर एमसी मन ने बोलता है जो मेरा ब्लड और माना है वो मेरे अंदर से पूरी तरीके से सोख लिए जा रहे हैं, और फिर ये बोलता है तुम्हारा जो हो रहा है वो तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसा है एक कंक्यूबाइन का टेस्ट जिसको मैंने लास्ट बार खाया था, और ये शायद इसलिए हो सकता है कि वो तुम्हारी मदर हो, और फिर एमसी हैरान होकर बोलता है मन में मदर, और फिर हम देखते हैं अपना बड़ा सा मुंह खोल के एमसी को खाने वाला होता है और बोलता है ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, चलो उसके बच्चे का टेस्ट देखता हूँ कैसा आएगा, और फिर हम देखते हैं अचानक से एक चीज टूटती है और हर जगह खून ही खून होता है, और फिर हम देखते हैं एमसी सोच रहा होता है, और फिर एमसी की मदर उसको सुला रही होती है जल्दी सो जाओ मेरे डियर बेबी तुम्हारी मदर तुम्हें आराम से झुला रही है, और फिर हम देखते हैं एमसी आता है फूल लेके मदर ये लो आपके लिए, और वो भागते वहीं पे गिर जाता है और उसके फूल टूट के गिर रहा होता है, और फिर वो बोलती है सेल मुझे माफ करना मोम अभी यहाँ से जा रही है, और एमसी अपनी मोम को बुला रहा होता है, और फिर हम देखते हैं एक जन उसको पत्थर मारता है और बोलता है तुम्हारी मदर ने तो तुम्हें छोड़ दिया, तुम कुत्ते कहीं के, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम तो मॉन्स्टर हो और तुम तो कचरे हो, और फिर हम देखते हो अपने कान ढकता है और बोल रहा होता है नहीं मदर ने पक्का मुझे इसे फेंका नहीं है, और फिर हम यहाँ का सीन दिखाते हैं और वो उसे खाने वाला होता है, और फिर अचानक से एमसी के अंदर एक रोशनी आती है तो ऐसी बात है तो वो तुम हो जिसने मेरी मदर को मारा है, और वो उसकी छाती में अपनी तलवार घुसा देता है और तलवार से इसके आसपास बहुत सारा ब्लड आने लगता है, और फिर हम देखते हैं उसके चारों ओर ब्लड ही ब्लड हो जाता है और वो मोस्टर बहुत चिल्लाता है, और फिर मन में बोलता है ये तो एक ब्लड फिस्ट है
आखिर एक बच्चे को कैसे पता मेरे ब्लड मैजिक के बारे में। और वो अपनी पावर को यूज करके एमसी को दूर फेंक देता है और फिर मन में बोलता है, तुम बच्चे, तुम अपने खून को जलाने के लिए तैयार हो गए सिर्फ मुझे मारने के लिए। मैंने अपनी बहुत सारी ताकत का यूज कर दिया है ब्लड स्पिरिट को रिलीज करने में। मुझे और औरतों को खाना होगा अपनी ताकत वापस लाने के लिए। और फिर हम देखते हुए एक जन को खा रहा होता है और फिर एमसी बोलता है, क्या वो डिलीशियस था। और फिर उसके ऊपर तलवार लाके बोलता है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, क्या मेरी मदर डिलीशियस थी। और फिर हम देखते हैं उसे मारने के बाद उसे अपनी मदर दिखाई देती है और वो बोलती है सेल। और फिर एमसी देखता है मदर। और फिर हम देखते हैं एमसी ने अपनी तलवार उसके सर के आर पार कर दी होती है और अपनी तलवार को निकाल देता है और वो मॉन्स्टर वहीं गिर जाता है। और फिर एमसी की तरफ देख के मन में बोलता है, ये बच्चा तो पागल हो चुका है, मुझे और ज्यादा कंक्यूबाइन को खाना होगा, नहीं तो मैं डर रहा हूँ कि मैं। और तभी हम देखते हैं अचानक से उसके पीछे से एक तलवार आती है और एमसी उसकी पीठ में तलवार घुसा देता है और हंसते हुए उसको देखता है। और फिर ये बोलता है, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी स्वॉर्ड को पोजेस करके मैं तुम्हारी स्वॉर्ड स्पिरिट बन जाऊंगा और मैं बढ़ा दूंगा। और तभी एमसी उसकी बात काट के बोलता है, तुम इसके लिए वर्दी नहीं हो। और फिर हम देखते हैं वहीं के वहीं फट जाता है और हर जगह खून ही खून गिरता है। और फिर हमें बताते हैं जो स्वॉर्डमैनशिप की इनहेरिटेंस है वो बॉडी के अंदर इम्प्रिंट हो जाएगी। इसको ऑब्जर्व करने के बाद मैं तो ऑलमोस्ट भूल चुका था कि मैं बिना मदर का हूँ जब से मैं पैदा हुआ हूँ। और जितनी भी वो सब चीजें थी वो सारे के सारे मेरे बेकार से डिल्यूजन थे, मैं एक बेकार सा मॉन्स्टर हूँ। और फिर हम देखते हैं उसकी मदर की परछाई दिखाते हैं और वो बोलती है, नहीं तुम मॉन्स्टर नहीं हो, हमेशा से मॉम तुम्हारे साथ थी। और फिर पीछे से आवाज आती है सेल। और एमसी पीछे की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं यहाँ पर आ जाती है और बोलती है, सेल क्या तुम ठीक हो, आखिर तुम्हारे ऊपर ऐसे खून क्यों लगा है, क्या तुम्हें कहीं पे चोट लगी है, चलो मुझे हील करने दो। और फिर हम देखते हैं उसे हील कर रही होती है और एमसी थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर मन में बोलता है, मेरी पिछली जिंदगी में एंड्रिया का भी सेम हाल हुआ था जिससे सारी कॉन्क्यूबाइन का हुआ था। और एमसी उसे गले लगा लेता है और ये बोलती है सेल। और फिर एमसी मन में बोलता है, अब इस लाइफ में मैं ऐसा नहीं होने दूंगा कि किसी भी तरीके की ट्रेजेडी फिर से रिपीट हो। सबसे पहले हमें बताते हैं जैसे एमसी ने उस मॉन्स्टर को मार दिया था उसके बाद फैमिली में क्या हुआ वो हमें बताते हैं। स्वॉर्ड स्पिरिट के अचानक से गायब हो जाने के बाद उसके बाद डीमंस ने फैमिली में हलचल मचा दी थी और यही सब होने के कारण ये रिजल्ट निकला, जितने भी गार्डियंस थे एल्डर स्प्रिंग के उन सबको मौत के घाट उतार दिया। जेसी सेल की मतलब अपने एमसी की रूथलेसनेस को देखा, जितने भी सर्वेंट ने, उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई एंड्रिया को दोबारा बुली करने की। और इन सब के बाद जो सेल था उसके ऊपर ये इंजाम लगाया गया कि वही है जिसके कारण स्वॉर्ड स्पिरिट गायब हो चुकी है। लेकिन इसका एविडेंस न होने के कारण वो सिर्फ उसके ऊपर अत्याचार को बढ़ा सकती थी, इसलिए उनने उसे कारावाह में डाल दिया जिससे कि वो उसके ब्लड पॉइजन को निकाल सके। लेकिन सेल के साथ ये सब होने के बावजूद वो वहां से बच के निकल गया। और फिर हम बताते हैं 4 साल बाद कूपर फैमिली के ट्रेनिंग ग्राउंड में। और फिर हम देखते हैं एक जन ने इसके ऊपर हमला किया होता है और ये चिल्ला के गिरता है नीचे को। और फिर जो नीचे गिरा होता है वो बोलता है, यंग मास्टर थोड़ी दया दिखाओ। और फिर ये बोलता है, तुम चाहते हो मुझे हराना और वो भी इस तरीके की लेवल वाली एबिलिटी के साथ। और फिर जो नीचे गिरा होता है वो बोलता है, मैं ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता, आप तो बहुत ज्यादा पावरफुल हो। और फिर हम देखते हैं उन लोगों को जो उसको ट्रेनिंग ग्राउंड में लड़ते हुए देख रहे होते हैं। और फिर हमें लेफ्ट वाले के बारे में बताते हैं, ये इसे एक फैमिली का हेड है और इसका नाम है ड्यूक ह्यूग इसेक। और ये बोल रहा होता है, मैंने इसके बारे में बहुत पहले सुना था, जो ये जानी मानी फैमिली का यंग मास्टर है एलेन, ये पैदा हुआ था एस ग्रेड के स्वॉर्डमैनशिप टैलेंट के साथ। और आज उसको आमने सामने देखने के बाद ऐसा लगता है जो वो रूमर थे वो सही थे। और फिर जो राइट में होता है हमें उसके बारे में बताते हैं, कूपर फैमिली का हेड और इसका नाम है ड्यूक लियोन कूपर। और ये खासते हुए बोलता है, आप तो हमारे बारे में बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हो। तभी एक जन साइड में से बोलता है, वाह इधर तो देखो। और ये लोग देखते हैं उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं वो लोग देख रहे होते हैं ऊपर से। और यहाँ पे एमसी खड़ा होता है और उसके सामने बहुत सारे गार्ड आते हैं हमला करने के लिए। और फिर एमसी बोलता है, इतनी ज्यादा आवाज कर रहे हो। और फिर एक टेक्निक यूज करता है शेडो ब्लेड और बस एक ही हमला करता है और बोलता है स्वॉर्ड विंड फॉलो अप अटैक। और फिर हम देखते हैं ये लोग देख रहे होते हैं एमसी को और बोलते हैं, इतने ज्यादा नंबर में मूव्स अगर नॉर्मल इंसान होता है इसकी एज का तो अभी उनकी पोजीशन आयरन सोर्ड में एक डिसाइपल के रूप में होती। लेकिन जो ये बच्चा है ये साफ साफ दिख रहा है कि ये पहुंच चुका है स्टेज ऑफ सिल्वर सोर्ड गार्डियन तक, ये तो इंक्रेडिबल है। और फिर एलेन देखता है एमसी की तरफ और मन में बोलता है, बास्टर्ड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी थंडर टेक्निक को चुराने की। और फिर वो उसको चैलेंज कर रहा होता है, क्या तुम्हारे में हिम्मत है मेरे साथ एक राउंड डुअल करने की। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के बोलता है, ओ। और फिर मन में बोलता है, अगर जो एलेन का टैलेंट था मेरी पिछली लाइफ में वो मेरे से खींच के लिया गया हो तो इसका मतलब जो इसकी असली एबिलिटी है। और फिर एमसी बोलता है, क्यों नहीं। और फिर मन में बोलता है, इसी के बहाने मुझे एक चांस मिल जाएगा इसकी स्किल देखने का। और फिर एलेन बोलता है एमसी से, चलो तो फिर हो जाए। और फिर मन में बोलता है, ये मेरे पास अच्छा मौका है, इसी का यूज करके मैं इसको मार दूंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि ये एक एक्सीडेंट था। और फिर हम देखते दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और फिर सब लोग बोल रहे होते हैं, यंग मास्टर हरा दो इसे, हाँ बिल्कुल सही, दिखाओ इसे आखिर कौन है रियल स्वॉर्ड जीनियस। और वो उसको चेयर कर रहे होते हैं, यंग मास्टर यंग मास्टर। और तभी हम देखते हैं एलेन यहाँ से आगे को जाता है और एमसी उसे आराम से ब्लॉक कर देता है। और एलेन मन में बोलता है, बहुत अच्छे, मैं इसे जीत सकता हूँ। तभी एमसी उबासी लेते वक्त बोलता है, थोड़ी और ताकत का यूज करो यंग मास्टर,
क्या मैडम ने तुम्हें अच्छे से खाना नहीं खिलाया? और ये हैरान हो जाता है, क्या? तभी हम देखते हैं एमसी उसे आराम से पीछे कर देता है और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपनी सोट के आसपास एनर्जी को इकट्ठा कर रहा होता है और मन में बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है। मेरी मॉम ने ये कहा था कि मेरी अभी इस समय जो ताकत है, मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे मैच कर सके। तभी हम देखते हुए एमसी के ऊपर अटैक करता है और एमसी आराम से साइड में हो जाता है और फिर एमसी मन में बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा वीक है। भले ही वो स्वord में मैजिक पावर को यूज करा है, लेकिन तब भी, और वैसे भी जो मैजिक पावर इस पतली स्वord में लगाई गई है, ये तो ऑब्वियस है, ये तो एक आर्टिफिशियल इनहेंस है। ऐसा लगता है मैं बिना फालतू में चिंता कर रहा था इस लड़के को लेकर, क्या इसके अंदर स्वord में सिर्फ का टैलेंट है भी या नहीं। तभी एमसी अपनी स्वord में अपनी पावर को यूज करके बोलता है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली स्ट्राइक कैसे दिखती है। और ये देख रहा होता है एमसी की तलवार आते हुए और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसकी आंख में तलवार मार दी होती है और उस टेक्निक का नाम होता है शैडो ब्लेड थ्रस्ट थर्ड फॉर्म। और ये बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और तभी ये गार्ड लोग इसको देखने के लिए आते हैं, यंग मास्टर। और ये लोटपोट के चिल्ला रहा होता है, मेरी आंख मेरी आंख। और तभी हम देखते हैं ये डुअल देखने के बाद एक जन हंसने लगता है और फिर हम देखते ये होता है और वो कूपर फैमिली के डूक से बोलता है, ऐसा लगता है मैंने गलत जज कर दिया था यंग मास्टर एलेन को। जो इनकी एबिलिटी है वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो वो सर्वेंट था उसने उसे ऐसे हरा दिया कि जैसे वही हो। और फिर उसकी बात सुनने के बाद कूपर फैमिली का हेड बोलता है, आप बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात कर रहे हो ड्यू की सेक। और फिर बोलता है, मुझे माफ करना, मैं माफी मांगता हूँ। और वैसे भी यंग मास्टर एलेन और जो मेरी छोटी बहन है वो लोग इंगेज्ड हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि जो मेरी छोटी बहन है वो किसी ऐसे लड़के से शादी करे जो यूजलेस हो। और फिर हम देखते हैं गुस्से में देखते हैं उसकी तरफ और बोलता है, तुम इसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो। अगर रॉयल फैमिली इस मैरिज के लिए हानि करती तो किसको पता जो तुम्हारी सिस्टर है उसकी शादी होती भी कि नहीं। और फिर ये बोलता है, जरा फिर से बोलना तो। और फिर यहाँ से जा रहा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें और ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा और ये मत भूलना हम दोनों की फैमिली मिलकर ज्वाइन ऑपरेशन करने वाली 10 दिन बाद। ड्यूक के ऊपर गुड बाय। और फिर मन में बोलता है, एलेन तुम कचरे कहीं के। और पीछे मेड से बोलता है, आखिर वो जो था छोटा शेडो उसको नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं। और फिर बोलती है, मैं मास्टर को रिप्लाई दे रही हूँ, उसका नाम है सेल, वो आपकी मिस्ट्रेस में से एक का बच्चा है। और इसके बारे में कि कौन सी मिस्ट्रेस है उसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। और फिर मन में बोलता है, ओह तो ये मेरा बेटा है। जब भी तो सोचू जो उसका शॉर्ट टैलेंट है वो इतना ज्यादा अच्छा है, इसे लेकर आओ मेरे स्टडी रूम में। और फिर बोलती है ठीक है। और फिर हम इस जगह का सीन दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं सामने की तरफ दिख रहा होता है अपनी चमकती हुई आंखों से। और फिर हम देखते हैं उसके सामने एमसी होता है नीचे झुका हुआ और बोलता है, मास्टर क्या ऑर्डर है आपका। और फिर उसको देख के मन में बोलता है, मैं तो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहा, ना ही टैलेंट ना ही किसी तरीके की पावर। क्या है जानबूझ छुपा रहा है अपनी असली पावर को कि फ्यूचर में हायर की पोजीशन को चुरा सके। कितना चालाक है, लेकिन आखिरी में तो सिर्फ ही एक बच्चा ही है, इसको रीड करना बहुत ज्यादा आसान है। और फिर वो बोलता है एमसी से, इन 10 दिन में तुम लीड करोगे शेडो स्क्वाड 10 को और तुम्हें उसके बाद जाना है लॉस्ट क्रिस्टल सिटी में ईसेक फैमिली के साथ और तुम्हें वहां से ड्रैगन के अंडे को लेके आना है। ये है वो तलवार जो एक्टिवेट कर सकती है टेलीपोर्टेशन को क्रिस्टल सिटी की ओर। और फिर एमसी मन ने बोलता है, ये सब सुन के, ड्रैगन के अंडे को यहाँ पे लाने के लिए तुम डिमोनिक ड्रैगन को भी गुस्सा दिलाने को तैयार हो, चाहे इसको लेकर तुम कुछ भी करो। पक्का जरूर लियोन का अच्छा इंटेंशन नहीं होगा मुझे वहां भेजने का, लेकिन फिर भी मैं इस मौके को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसमें मुझे एक ड्रैगन का अंडा मिल सकता है। और फिर बोलता उससे, जैसी आपकी इच्छा मास्टर, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। और फिर बोलता है, एक रिक्वेस्ट। और फिर हम देखते हैं ये सब के सब जा रहे होते हैं और एमसी के साथ उसका ग्रिफिन भी होता है और वो बहुत बड़ा हो चुका होता है और उसके ऊपर एंड्रिया बैठी होती है। और एंड्रिया बोलती है, सेल क्या तुमने इन्फॉर्म कर दिया था फैमिली हेड को कि मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ तुम्हें सर्व करने के लिए। ये अच्छा नहीं है कि मैं पूरे रास्ते भर इसके ऊपर बैठ के आई हूँ। और फिर एमसी बोलता है, सब कुछ ठीक है। और फिर पीछे उन दोनों से बोलता है, तुम लोगों को भी इससे दिक्कत नहीं ना, क्यों। और वो लोग भी डर जाते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ। और फिर हम देखते हैं उन लोग इस जगह पे पहुंच चुके होते हैं, तो क्या ये है क्रिस्टल सिटी। आखिर कहाँ पर है क्रिस्टल और कहाँ पर है ड्रैगन का अंडा। और फिर एक जन बोलता है, मुझे भी नहीं पता। और तभी बाजू में से एक जन आके बोलता है, ऐसा सोचना कि जो कूपर फैमिली की एलिट टीम है उनको इतनी बेसिक नॉलेज ही नहीं पता कि क्रिस्टल सिटी कहाँ पर है, आखिर किस तरीके का जोक है। और फिर हम इसके बारे में बताते हैं, ग्लोरिया ईसा फैमिली की हेड सिस्टर और एलेन की फियोंसे। और फिर एमसी बोलता है, ग्लोरिया ईसा है, तुम्हारा ये सब कहने का क्या मतलब है। और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते और बोलती है, तुम सेल के ऊपर हो ना, क्यों, तुमसे मिलके अच्छा लगा, तुम मुझे कह सकते हो ग्लोरिया। तभी हम देखते हैं एमसी दूसरी तरफ मुंडी कर लेता है और बोलता है, एंड्रिया तुम यहीं पे रुको इस मियो के साथ, मैं जल्दी आ जाऊंगा वहां से। और वो बोलती है ठीक है। और फिर पीछे से गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इग्नोर करने की। और एमसी यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है और ये बोलती है सेल के ऊपर मैं तुमसे बात कर रही हूँ। और फिर एमसी बोलता है, मिस ग्लोरिया अगर हम लोगों ने इस पोर्टल को एक साथ एक्टिवेट नहीं करा सूरज डूबने से पहले तो जो हमारी जो ट्रिप है यहाँ पर आने की वो पूरी बर्बाद चली जाएगी। और फिर ये भी कुछ नहीं बोलती। और फिर एमसी उसके बारे में मन में सोच रहा होता है और वो बोल रही होती है, सेल मेरे साथ ट्रेनिंग करो आज। और फिर एमसी मन में बोलता है, मैं आखिर में फिर से मिल गया इस परेशान करने वाली लड़की से। और फिर एमसी अपनी तलवार पे हाथ रखता है
और फिर मन में बोलता है भले कुछ भी हो, मैं प्रे करता हूँ जो ये पागल चिड़िया मियो है ये अपना मिशन सक्सेसफुली पूरा करे जो मैंने इसको दिया है। और फिर हम देखते हैं दोनों यहाँ पे खड़े हो जाते हैं अपनी तलवार निकाल के, और उस जगह से बहुत तेज रोशनी निकल रही होती है और सब लोग बोलते हैं जो अल्टर है वो आ रहा है, जो है अल्टर है वो एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन है, तुम कूपर फैमिली की बम्पकिन। और दूसरा बोलता है चुप हो जाओ। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और ये बोलती है तो ये है क्रिस्टल सिटी, ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन जो वो लेजेंडरी डिमोनिक ड्रैगन का अंडा है क्या वो सच में इसी जगह पर है। तभी एमसी पीछे वाले की मन की बात सुनता है और वो बोल रहा होता है मैं मार दूंगा इन कूपर फैमिली के सोल्जर्स को, और जो ये ड्रैगन का अंडा है उनको मैं ले जाऊंगा ऐसा फैमिली में। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ। और फिर हम देखते हैं अपनी तलवार निकालता है और मन में बोलता है जो फैमिली हेड है वो इसके लिए पक्का मुझे रिवॉर्ड देंगे। और फिर एमसी उसे रोक रहा होता है जल्दी से पीछे हट जाओ। और फिर हम देखते हैं उसके ऊपर कुछ चमकते हुए गोले बन रहे होते हैं और तभी यहाँ पे बहुत तेजी से हवा जलती है। और फिर हम देखते हैं उस जगह से ये लोग निकलते हैं और फिर सब लोग बोल रहे होते हैं क्या लाइट सेंटिनल है जो प्रोटेक्ट करते क्रिस्टल सिटी को। और फिर हम देखते हैं उन सब सेंटिनल ने लोगों को घेर लिया होता है और फिर एक दिन बोलता लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम देखते हैं जो सबसे पहले तलवार निकाल के हमला करने वाला था वो बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलता है मम्मी प्लीज मुझे बचा लो। और फिर अपनी तलवार निकालती है और बोलती तुम कचरे कहीं के, और फिर एक सेंटिनल को मार देती है थॉर्नस्लेस। और इसको ऐसे लड़ता देख के वो पीछे बोलता है यंग मिस। और फिर इसे बोलती है आखिर तुमसे किसने कहा था अपने हिसाब से एक्शन लेने को। और फिर वो बोलता है मैंने ये सब कुछ फैमिली के लिए किया था। और फिर ये बोलती है उससे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ तुम अपने लिए कर रहे हो। तभी हम देखते दो सेंटिनल इसके पीछे से हमला करते हैं और एक नाइट इससे बोलता है यंग मिस आपके पीछे, और ये बोलती लग गए। और फिर हम देखते हैं कि अटैक में वो लोग मारे जाते हैं और ये भी हैरान हो जाती है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने अपनी तलवार के एक स्लेट से उन लोगों को मार दिया होता है। और फिर बोलता है सारे के सारे शेडो मेरी कमांड को सुनो और लग जाओ फॉर्मेशन में। और फिर लोग बोलते हैं ठीक है। और फिर हम देखते हैं सबके सब लाइन से खड़े हो जाते हैं अपनी तलवार को जमीन पर रख के, और उनके अंदर से कुछ निकल के जा रहा होता है सामने की तरफ। और फिर हम देखते हैं वो चीज एमसी की तरफ आती है और वहां से जाकर इनके पास से जाती है और इनको पकड़ लेती है। और फिर एमसी जाता है अपना अटैक करने के लिए उनके ऊपर। और फिर मन में बोलता है मैं देखना चाहता हूँ जो तुम्हारी पावर है लाइट की वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, क्या हमारी जो पावर है शेडो की वो इसे जीत सकती है। और फिर हम देखते हैं एमसी एक स्लैश मारता है और वो सारे के सारे एक ही बार में गायब हो जाते हैं। और उसकी इसी पावर देख के सारे सोल्जर बोल रहे होते हैं जितने भी सेंटिनल थे वो सारे के सारे हार चुके हैं। तो ये है कि कूपर फैमिली जो मैजिक पावर को शोर्टमैनशिप में डालती है, और स्पेशली ये वाला जिसको सेल कहते हैं, ये तो अभी बच्चा है लेकिन ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल है। और फिर ये भी बहुत ज्यादा खुशी आती है एमसी की पावर देखकर। और फिर मन में बोलती है सेल के ऊपर तुम तो बहुत ज्यादा अच्छे हो। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक क्रिस्टल होता है और उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। और फिर एमसी उस क्रिस्टल को ले लेता है और फिर मन में बोलता है ये बुरा नहीं है, मैंने ऑब्जर्व कर लिया इस क्रिस्टल की पावर को, और मैं अभी के अभी जा चुका हूँ सिल्वर सोर्ड गार्डियन से गोल्डन सोर्ड मास्टर पर। और फिर हम देखते हैं आगे एक कोलम होता है और एमसी उसकी तरफ देख के बोलता है जो अगली स्टेप है अब वो ये है। और फिर हम देखते हैं वो क्रिस्टल के आकार का यहाँ पर एक छेद होता है और फिर एमसी उसके अंदर वो क्रिस्टल को लगा देता है। और जैसे एमसी वो क्रिस्टल को लगाता है अचानक से वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है और पीछे से वो लोग बोलते हैं क्या ये अर्थक्वेक है। और फिर हम देखते हैं वो जगह अचानक से नीचे हो जाती है और फिर एमसी बोलता है नहीं जो अल्टर है वो अब जा रहा है, जल्दी से आ जाओ इस अल्टर के ऊपर, यह हमें ले जाएगा सीक्रेट पैसेज की तरफ जो ड्रैगन डेन है वो ओपन हो चुका है। और फिर हम देखते हैं वो जगह पूरी की पूरी नीचे चले आती है बिल्कुल लिफ्ट की तरह। और फिर हम देखते हैं सबके सब इस जगह पर आ जाते हैं और फिर हम देखते हैं इस जगह पे उनके चारों तरफ बहुत सारे ड्रैगन के अंडे होते हैं, बहुत ही सारे। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर फटाक से आते हैं ड्रैगन के अंडों को उठाने के लिए। और फिर ये लोग बोल रहे होते हैं हम लोगों को तो इन अंडों को बांटने की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर तो सबके लिए एक एक हो जाएगा। और फिर सामने नाइट बोलता है जल्दी से इन अंडों को उठा के यहाँ से ले चलो। और फिर हम देखते हैं लोग अंडे उठाने लगते हैं और फिर हमसे मन बोलता है ये लोग क्या बेवकूफ हैं, ये लोग इतनी जल्दी में क्या इन्हें खाना बनना है डिमोनिक ड्रैगन का। और फिर हम देखते हैं अचानक से एक सामने डिमोनिक ड्रैगन उठता है और बहुत तेज रोर लगाता है और ये सबके सब अचानक से हैरान हो जाते हैं आखिर ये चीज क्या है, ये तो एक डिमोनिक ड्रैगन है, अब हम लोग क्या करें, ये तो उठ गया है। और फिर हम देखते सबके सब भागने लगते हैं और फिर ये और एमसी अपनी तलवार निकाल के आगे को आते हैं और फिर पीछे से ये बोलती है शांत रहो और लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर एमसी बोलता है मैं कवर करूंगा सामने से और तुम सबके सब इस ड्रैगन के अंडे को लो और यहाँ से निकल जाओ। और तभी हम देखते जिस पे होकर ये लोग आए थे अचानक से वो चीज ऊपर को जाने लगती है और फिर हम देखते वो ये होता है और एक अंडा लेके यहाँ से भाग रहा होता है। और फिर एक जन चिल्ला के बोलता है आखिर क्या हुआ, इतनी चिल्ला चोट क्यों कर रहे हो। और फिर एक जन बोलता है ग्रे आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और फिर हम देखते हैं ड्यूक ने इससे बोला होता है तुम शेडोज को यूज करना उस ड्रैगन को रोकने के लिए, और जैसे तुम वो ड्रैगन के अंडे को ले लोगे उसके बाद तुम डिस्ट्रॉय कर देना टेलीपोर्टेशन एल्टर को, हम लोग इस एक फैमिली को कोई भी मौका नहीं देंगे, और जो सेल है वहाँ पे वो अकेले रहेगा, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। और फिर बोलता है मुझे माफ करना लेकिन एम्पायर में सिर्फ एक ही फैमिली है जिसके पास ये ड्रैगन का अंडा होगा और वो होगी कूपर फैमिली। सेक्रीफाइस कर दो तुम्हारी जिंदगी को फैमिली के लिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ।
और फिर लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं, तुम कमीने कहीं के, जल्दी इधर पे आओ। और तभी हम देखते हो लोग आगे तरफ भाग के जा रहे होते हैं और फिर पीछे से ये बोलती है, जो कूपर फैमिली का हेड है वो सच में बहुत ज्यादा रूथलेस है, उसने सिर्फ हमें यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ दिया लेकिन बाकी सबको भी। और फिर एमसी बोलता है, वैसे ही हुआ जैसा मैं सोच रहा था। और फिर ये बोलती है, जैसा तुमने सोचा था वैसा, तो इसका मतलब तुम यहाँ पर चले आए अपनी जिंदगी देने के लिए। और फिर एमसी बोलता है, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। और फिर हम देखते हैं अपने मुंह से एक फायर अटैक करता है एमसी के ऊपर और फिर एमसी उससे बच जाता है और बोलता है क्योंकि, और फटाक से उसके पंख को काट कर सामने की तरफ आ जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं मरने वाला। और फिर वो ड्रैगन अपना मुंह करता है एमसी की तरफ और उसके ऊपर अपने हाथ से हमला करता है। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत दूर जाके फिकाता है और ये फटाक से जाती है एमसी की तरफ। और फिर हम देखते हो भागकर आ रही होती है एमसी का नाम पुकारते हुए और तभी वो अपना फायर अटैक कर देता है। और तभी एक आवाज आती है, मून साइन शॉर्ट सील्ड। और फिर हम देखते हैं वो इसकी टेक्निक होती है। और फिर ये बोलती है, तो तुम वहां पर क्यों गए इतने बड़े बड़े वर्ड कहकर, क्या तुम ठीक हो? और फिर एमसी बोलता है, मैं ठीक हूँ, बस मेरी मदद करो इसके अटैक को डिले करने में, और जैसे मुझे चांस मिलेगा मैं सीधे इसके दिल पे हमला करूंगा। प्लीज मिस ग्लोरिया, तुम ही हो जो ये सब कर सकती है। और फिर भी शर्मा जाती है एमसी की बात सुन के और बोलती है, क्यों नहीं। और फिर मन में बोलती है, मैं भी एक गिफ्टेड स्वॉर्डमैन हूँ, मैं नहीं चाहती कि ये मुझे नीचे नजरों से देखे। और फिर एमसी मुस्कुराता है और फिर हम देखते हैं उसने इसके सामने अटैक कर दिया होता है। और फिर ये बोलती है, सेल टाइम आ गया उसको ऊपर अटैक करने का। और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है, हे तुम वहां पे खड़े होके क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ उसके ऊपर अटैक करो। और फिर मन्ना बोलती है, तत्तेरी की, कहीं ऐसा मत कहना यह भी इस समय वहां पर इतना तेज गिरा कि उसके पास कोई एनर्जी नहीं है दोबारा अटैक करने की। अगर ये कंटिन्यू ऐसा चलता रहा तो हम सब के सब यहाँ पे मारे जाएंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे इसी मूव को यूज कर सकती हूँ। और फिर अपनी टेक्निक यूज कर रही होती है, स्वॉर्ड डांस ऑफ डिस्ट्रक्शन। और फिर हम देखते हैं उस ड्रैगन के ऊपर उस स्किल से लगातार हमले हो रहे होते हैं और फिर ड्रैगन भी उसको जैसे बहुत तेज चिल्लाता है और फिर वो नीचे गिर जाता है। और फिर वो बोलती है, क्या मैंने कर दिया? और फिर हम देखते हैं लोग इसके ऊपर लात मार रहे होते हैं और ये बोलता है, ये लो मेरी पावर का टेस्ट, तुम स्टूपिड ड्रैगन। और फिर भी हैरान हो जाती है, क्या मैंने सच में कर दिया? और तभी हम देखते हैं वो ड्रैगन की आंख खुलती है और वो सीधे इसकी तरफ देख रहा होता है और वो खड़ा होकर बहुत तेज घुर्राता है इनके ऊपर और ये लोग भी डर जाते हैं। ओ नो, जो ये डिमोनिक ड्रैगन है अब वो बजक मोड में एंटर हो चुका है, जल्दी से छुपने के लिए कोई जगह ढूंढो। और फिर भी हैरान होकर बोलती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है? और तभी एमसी अपने हाथ को सामने लाकर अपनी गर्दन में बंधी हुई तलवार को निकालता है और फिर अपनी तलवार को समन कर लेता है और मन में बोलता है, स्वॉर्डमैनशिप, इनहेरिटेंस, थर्ड स्किल, ब्लड शैडो स्लैश। और फिर हम देखते हो ड्रैगन के अंदर से ब्लड निकल के जा रहा होता है और फिर वो ब्लड एमसी की तलवार के आसपास जमा हो जाता है। और फिर एमसी फिर से बोलता है, ब्लड शैडो स्लैश कंडेंस। और फिर हम देखते हैं उस ड्रैगन के ब्लड से एमसी के 2 क्लोन बन जाते हैं और ये लोग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं एमसी की तरफ देख के और बोल रहे होते हैं, सेल ने तो इस ड्रैगन के खून को अपने क्लोन में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और फिर दूसरा बोलता है, और सिर्फ ये भी नहीं, लेकिन क्या तुम लोगों ने ये नोटिस करा है, जो उसकी वो सोर्ड है वो अचानक से एक होली ग्रेड के सोर्ड में चेंज हो गई है। और फिर नाइट बोलता है, कहीं ये ब्लड मैजिक तो नहीं है? और फिर बोलती है, हाँ ये एक फॉरबिटन मैजिक है और एम्पायर ने सिर्फ कूपर फैमिली को अलाउ करा है कि वो इस टेक्निक को बैटल फील्ड में यूज कर सकते हैं एनिमी के अगेंस्ट। और फिर मन्या बोलती है, मैंने सुना था कि जो सोर्ड स्पिरिट कूपर फैमिली में वो अचानक से डिसअपेयर हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं इसने? और फिर चिल्लाते हुए बोलती है, जरा रुको, इसका मतलब ये जानबूझ के पीछे रुका हुआ था और ये इंतजार कर रहा था कि कब हम लोग उस ड्रैगन का ब्लड निकालें। और फिर पीछे से चिल्ला रही होती है, सेल कूपर तुम बास्टर्ड कहीं के, तुमने एक्चुअली मुझे यूज करा। और एमसी जा रहा होता है स्पीड में आगे तरफ और बोलता है, हाँ तो क्या हुआ अगर मैंने ये किया है तो? और फिर उड़ सकता अपनी तलवार पीछे करके और फिर मैंने बोलता है, मैं एक प्यादा था जिसको छोड़ दिया गया था अपनी पिछली जिंदगी में, मैं इसे खाली बैठकर इम्तिहान नहीं करूंगा अपनी मौत का। और तभी हम देखते हैं एमसी ने एक ही स्लेश में उसकी गर्दन उड़ा दी होती है और उसकी गर्दन यहाँ पर आके गिरती है और फिर एमसी भी जमीन पे लैंड करता है और पीछे से ये लोग भाग के आ रहे होते हैं एमसी के पास। और फिर ये बोलती है, ये बुरा नहीं है, जो ये डिमोनिक ड्रैगन है अब फाइनली मर चुका है। और फिर एमसी अपनी तलवार आगे करके बोलता है, मेरे पास मत आना। और फिर भी हैरान हो जाती है एमसी को ऐसा करता देखकर। और फिर हम देखते हैं एमसी को अचानक से कुछ हो जाता है और उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और फिर उसकी तरफ देख के बोलती है, सेल कूपर। और फिर हम देखते हैं उसके उल्टे तरफ और फिर हमें पता चलता है एम्स को इसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी और ये बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगा मुझे मारने के बाद तुम आराम से रह पाओगे? तुम बिल्कुल मेरे जैसे बन जाओगे। अपनी ताकत को मेंटेन करने के लिए तुम्हें फ्लैश और ब्लड और ज्यादा खाना होगा। और फिर उनकी तरफ उंगली करके बोलता है, जाओ छोटे चूहे, ये लोग तुम्हारे शिकार हैं, जाओ और मजे करो उनको मारकर। और इसको ये बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और बोलता है, मैं। और फिर हम देखते वो हमला कर देता है, और ज्यादा खून चाहता हूँ, मुझे और खून चाहिए। और फिर वो डर के मारे भाग रहे होते हैं और ये बोलता है,
ये अच्छा नहीं है, इसने ब्लड मैजिक को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है और ये डिमोनाइज हो चुका है, जल्दी से यहाँ से भागो। और तभी एक जन की आवाज आती है, सेल ऐसा मत करो। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया यहाँ पर आ चुकी होती है और फिर उसके ऊपर अपने मैजिक का यूज कर रही होती है। और फिर हमसे बोलता है इसको देख के, एंड्रिया। और फिर हम देखते हैं बेहोश होकर गिर रहा होता है और फिर एंड्रिया पास होकर बोलती है, सेल। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया अपना हाथ आगे बढ़ाती है एमसी को ब्लड मैजिक से बचाने के लिए। और फिर एंड्रिया बोलती है, उठ जाओ सेल। और फिर हम देखते हैं एमसी उठ चुका होता है और फिर एंड्रिया बोलती है, ये बहुत अच्छा हो कि तुम फाइनली उठ चुके हो। और फिर एमसी बोलता है, एंड्रिया। और फिर वो बोलती है, मैंने तुम्हारे ऊपर प्यूरिफिकेशन को यूज करा है तो तुम अभी के लिए डिमोनाइज नहीं होगे और बाकी लोग भी ठीक है। और तभी वो एक चीज लेकर आ रही होती साथ में। और फिर हम देखते पीछे जो अंडा लेके भागा तो उसको पकड़ लिया होता है। और फिर हम देखते हैं इसके हाथ में वो डिमोनिक ड्रैगन का अंडा होता है। और फिर ये बोलती है, जो ये ड्रैगन का अंडा है पूरी तरीके से ठीक है और यही आखिरी बचा हुआ एक अंडा है और मैंने इस अंडे के बारे में इस एक फैमिली के मेंबर को नहीं बताया है। और वो जो लड़की थी लाल बालों वाली, वो ऑलरेडी जहाँ से जा चुकी है अपनी टीम के साथ, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो तो फिर चेयर अप हो जाओ। और फिर हमसे बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया एंड्रिया, लेकिन मैं इसके बारे में चिंता नहीं कर रहा था। और फिर मैंने बोलता है, ओरिजिनली जो मियो है वो एंड्रिया को यहाँ से पहले से अरेंज की गई लोकेशन पर ले जाता और उससे ये झूठ बोलता कि सारे के सारे लोग एक्सीडेंट के कारण मारे गए हैं, जिससे कि वो कभी भी फैमिली को छोड़ के ना जा पाए। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। और फिर हमसे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और अपनी तलवार से गर्लफ्रेंड के ऊपर हमला करने के लिए आता है और उससे बोलता है, तुम इतनी सिंपल चीज को भी नहीं कर पाए, अब तुम मरोगे बेवकूफ चिड़िया। और फिर हम देखते हैं एंड्रिया फटाक से सामने आके उसे बचा लेती है और पीछे से गर्लफ्रेंड बोलता है, इसमें मेरी गलती नहीं है, यही तुम्हारी चिंता कर रही थी, इसलिए उसने मुझे बार बार बोला सीक्रेट रूम में एंटर करने के लिए। और फिर हमसे बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उस गर्लफ्रेंड से बोलता है, तुम्हारे जो पंख हैं बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और तुम मुझसे उल्टा बात करना सीख गए। और फिर एंड्रिया बोलती है, सेल इतनी जल्दी मत करो, चलो बातचीत करके सुलझाते हैं। और तभी ये लोग आते हैं और बोलते हैं, हे सेल के ऊपर। और फिर हम देखते हैं अपनी तलवार निकाल के इसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। और तभी एमसी उनकी तरफ मुस्कुरा के देखता है और बोलता है, हे तो तुमने अपना आखिरी में असली कलर दिखा दिया है, तो तुम लोग मुझसे ड्रैगन का अंडा छीनना चाहते हो। और तभी एमसी अचानक से हैरान हो जाता है और फिर हम देखते हैं उन दोनों ने इसको मारा होता है जो यहाँ से अंडा लेके भागा था। और फिर एमसी पीछे देख के कंफ्यूज हो जाता है और फिर वो लोग अपने घुटने पर आते हैं। और फिर हम देखते हैं सबके सब एमसी के सामने अपने घुटने पर आ जाते हैं। और फिर इन दोनों में से पीछे वाला बोलता है, यंग मास्टर सेल प्लीज हमें माफ कर दीजिए हमारे पहले वाले रूड बिहेवियर के लिए। अगर तुम नहीं होते जिसने हमें वहां से बचाया, हम लोगों को तो फैमिली ने पीछे छोड़ ही दिया था और अभी तक तो हम लोग कब के मारे जा चुके होते। और फिर सामने वाला बोलता है, आज के बाद से हम लोग फैमिली की एक भी बात नहीं सुनेंगे और हम लोग कसम खाते हैं कि हम लोग मरते दम तक तुम्हें फॉलो करेंगे। और फिर सबके सब बोलते हैं, हम लोग ये कसम खाते हैं कि हम लोग फॉलो करेंगे तुम्हें मरते दम तक। और फिर हमसे उनकी बात सुन के हैरान हो जाता है, तुम लोग। और तभी एंड्रिया वो अंडे की तरफ देख के बोलती है, सेल जरा देखो जो ये ड्रैगन का अंडा है। और फिर हम देखते वो चटक रहा होता है और फिर हम देखते वो ड्रैगन का बच्चा बाहर आ चुका होता है। और फिर एंड्रिया बोलती है, वाओ एक डिमोनिक ड्रैगन अभी बाहर आ चुका है। और फिर एमसी उसकी तरफ अपना हाथ करके बोलता है, डिमोनिक ड्रैगन वो सिर्फ ताकतवरों का कहना मानते हैं, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगे अपने मास्टर के रूप में। और फिर हम देखते हैं उसके पास आ चुका होता है और एमसी उसको अपने हाथ से सिलाता है और फिर बोलता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और फिर ये बोलता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ जो डिमोनिक ड्रैगन है उसको टेम कर लिया है, कांग्रेचुलेशन यंग मास्टर को एक डिमोनिक ड्रैगन को टेम करने के लिए। अब आज के दिन से जो सेल के ऊपर की रेबल फोर्स है जो फैमिली के अगेंस्ट है वो पैदा हो चुकी है। और तभी हमें इस जगह का सीन दिखाते हैं और फिर हम देखते हैं लोग बैठे होते हैं। और तभी हम देखते हैं एक जन एक लेटर पढ़ रहा होता है और फिर अपनी मदर से बोलता है, मदर आखिर में कब वापस जाऊंगा हॉर्स रेसिंग के ट्रैक्स में। और फिर उसकी मदर बोलती है, जब तुम्हारे पापा का काम पूरा हो जाएगा जब चलेंगे। और तभी वो उस टेबल पे लेटर को मार के बोलता है, जाओ जाओ तुम सबके सब, तुम सिर्फ मजे करते रहते हो पूरा दिन, तुम लोग तो सबसे ज्यादा बेकार हो उस बास्टर्ड बच्चे से भी। क्या तुम्हें पता है जो वो सेल के ऊपर बच्चा है, ना कि सिर्फ उसने डिमोनिक ड्रैगन को स्लो कर दिया लेकिन उसने उसके बच्चे को भी टेम कर लिया है। और फिर हैरान होकर बोलती है, ये तो हमारे बच्चे की गलती नहीं है, आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो उसके ऊपर, अगर हमारा एलन वहां पे जाता तो वो डेफिनेटली उस डिमोनिक ड्रैगन को टेम कर लेता। और फिर ये बोलता है, हाँ मॉम बिल्कुल सही कह रही है, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसके पास इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया। और फिर वो उसको यहाँ से ले जा रही होती है और बोलती है, भूल जाओ मुझे कुछ नहीं कहना है इसके बारे में और तुमसे, एलिन चलो मदद तुम्हारे साथ चलेगी उस रेस ट्रैक में आज। और फिर वो बोलता है ठीक है। और फिर हम देखते वो चले जाते हैं और वो यहाँ से जल्दी से भाग के जा रहा होता है और बोलता है, जल्दी से लेकर आओ मेरे लिए वो चाबुक। और फिर ये बोलती है बटलर से, आखिर कैसी चल रही वो रिसर्च डेप्रीवेशन मैजिक की। और फिर बटलर बोलता है, चिंता मत कीजिए मैडम, हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी रिसर्च, हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से ढूंढ ले एक टेस्ट सब्जेक्ट को जिसके पास ऐसे रंग का टैलेंट हो। एक बार बस ये पूरा हो जाए, बस सिर्फ कुछ नहीं, बस हम लोग ये पता कर लें कि ये चीज पॉसिबल है कि नहीं। एक बार ये हो गया तो हम लोग उसी समय इसको यूज कर देंगे सेल कूपर के ऊपर। और फिर भी बहुत ज्यादा गुस्सा और डिस्कस्टिंग वाला चेहरा बना के बोलती है, बुरा नहीं है, इस बार मैं डेफिनेटली पीछा छुड़ा लूंगी उस बदमाश बच्चे से। सबसे पहले हम देखते हैं
5 साल बाद, और एंड्रिया एमसी के ऊपर प्यूरिफिकेशन मैजिक यूज कर रही होती है और उससे बोलती है इसके बाद तुम पूरे तरीके से प्यूरिफाई हो जाओगे और तुम आगे कभी भी फ्यूचर में ड्यूमनाइज नहीं होंगे कभी भी, और तुम्हारी जो वो स्वॉर्ड टेक्निक है तुम उसको जितना चाहे उतना यूज कर सकते हो। और फिर एमसी ये सब के लिए एंड्रिया को शुक्रिया करता है और फिर एंड्रिया बोलती है नहीं, मैं हूँ जिसे तुम्हें शुक्रिया करना चाहिए, तुमने मुझे इतनी ज्यादा वंडरफुल स्टाफ दी है। और तभी खिड़की के पास से कोई भूत भग के जाता है और फिर एमसी देख लेता है उसकी परछाई को और उसी समय अपनी खिड़की खोल के बाहर चिल्ला के बोलता है कौन है यहाँ पर। और फिर मैंने बोलता है ये ऑलरेडी यहाँ से निकल गया, लेकिन जो उसका फिगर था वो तो साफ साफ उस हाउसकीपर जैसा लग रहा था, मतलब उस बटलर जैसा। और फिर यहाँ पर ये दो लोग आते हैं और फिर बोलते हैं यंग मास्टर कूपर, जो आपने हमें टास्क दिया था उसको हमने पूरा कर दिया है और साथ में हम लोग उसका रिजल्ट भी लेकर आए हैं। और फिर लोग बता रहे हो तो सब कुछ हम लोगों ने सीक्रेटली नजर रखी हाउसकीपर के ऊपर और हमें उसके बाद ये पता चला है कि वो कुछ ब्लैक मैजिक्स के ग्रुप को इकट्ठा कर रहा है और ऐसा लगता है कि वो तैयारी कर रहा है 3 दिन के बाद एक रिचुअल करने की। और फिर दूसरा बोलता है और उसने इसकी भी बात करी है कि उसे फाइनली एक दूसरा टारगेट मिल चुका है एस रैंक के टैलेंट के साथ, और जो उनकी मैजिक एबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा हाई है। और फिर एमसी ये सब सुनने के बाद मन बोलता है क्या ये लोग शुरू करने वाले हैं डेप्रीवेशन मैजिक रिचुअल को, लेकिन क्यों उन लोगों ने डायरेक्टली मेरे ऊपर टारगेट नहीं करा। और उन लोगों को एक और टारगेट मिल चुका है एस रैंक के टैलेंट के साथ, एक ऐसा टारगेट जिसके पास एक्सट्रीमली हाई मैजिक एबिलिटी भी है। और फिर एमसी की तरफ देख के मैंने बोलता है एंड्रिया, और फिर भी कंफ्यूज हो जाती है, एमसी की तरफ देख रहा होता है। और फिर हम बताते हैं 3 दिन बाद, और एंड्रिया यहाँ पे साफ सफाई कर रही होती है और बोलती है जो ये स्टोरेज रूम है देखो तो इसकी क्या हालत हो चुकी है, हर जगह सामान बिखरा पड़ा हुआ है, मुझे बस मैजिक को यूज करके इस सबको साफ कर देना चाहिए। और फिर हम देखते हैं तभी अचानक से पीछे बटलर आ जाता है अपने हाथ में कपड़ा लेकर और फटाक से उसके मुंह पे लगा देता है उसको बेहोश करने के लिए, और ये भी कोशिश करती है अपने आप को छुड़ाने के लिए। और फिर धीरे धीरे बेहोश हो जाती है और वो बोलता है ये बेहोश हो चुकी है, चलो यहाँ से जल्दी। और फिर हम इस जगह का सीन दिखाते हैं, यहाँ पर इन लोगों ने इसे मैजिक के साथ बांध दिया होता है और वो रिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। और वो बटलर बोल रहा होता है जो रात की पावर है मेरे आदेश को सुनो, दिल की गहराई से मेरे हाथ में इकट्ठा हो जाओ, ट्रांसफर कर दो पावर को मेरे कंट्रोल में, पावर का फ्लो मेरा पीछा करो बिल्कुल एक शेडो की तरह। और लगातार यही बोल रहा होता है और फिर उसको खंजर मारने वाला होता है। जैसे इसके दिल का खून इस फॉर्मेशन में मिक्स होगा उसी समय जो भी इसका टैलेंट है वो मेरा हो जाएगा। और फिर अपना खंजर वहां पे मार देता है लेकिन वो वहां पे नहीं होती और वो देख के हैरान हो जाता है क्या ये सब क्या हुआ। और तभी वो इसके पीछे आके बोलती है ये एक इल्यूजन मैजिक था, और ये भी हैरान हो जाता है उसको पीछे देखकर एंड्रिया। और फिर ये बोलती है मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, और तभी वो इसके ऊपर अपना मैजिक यूज करती है शाइनिंग स्टार लॉक और इसको बांध देती है अपनी मैजिक से। और फिर ये बोलता है डैम इट, ये लड़की तो बहुत ज्यादा ट्रिकी है। और फिर इन सब मेजर से बोलता है आखिर तुम सबके सब ऐसे खड़े क्यों हो, जल्दी जाओ उसे टेक डाउन करो। और फिर वो लोग भी हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर एंड्रिया अपने आंख और कान बंद करके वहीं पे बैठ जाती है। और फिर मैंने बोलती है सेल ने मुझे कहा था इस सब के बाद मुझे अपनी आंखों को बंद करना है और मुझे कुछ भी देखना और सुनना नहीं है। और तभी एक बहुत बड़ी परछाई आती है ऊपर से और ये देख के हैरान हो जाता है आखिर ये क्या है। और फिर एक जन बोलता है ये आवाज तो। और फिर हम देखते हैं एमसी का ड्रैगन और वो ग्रिफिन जाते हैं और दोनों बहुत बड़े बड़े हो चुके होते हैं अब, और ये सब के सब देख के हैरान हो जाते हैं ये तो एक ड्रैगन है और एक ग्रिफिन। और वो ग्रिफिन भी एक एक करके सबको मार देता है और वो ड्रैगन भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, जमीन पे खड़े होकर सब लोगों को अपनी आंख से जला रहा होता है। और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है एक डिमोनिक ड्रैगन और एक ग्रिफिन, ऐसा मत कहना। और तभी एक आवाज आती है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने एंड्रिया को टच करा, तुम जरूर जिंदा रहने से थक गए होंगे। और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है सेल कूपर। और फिर एमसी अपनी तलवार लेके उसके सामने खड़ा हुआ होता है और उसके गाल पे तलवार को लगा के बोलता है चलो बोलो तुमने एंड्रिया को टारगेट क्यों करा। और फिर वो बता रहा होता है क्योंकि जो ये डेप्रीवेशन मैजिक है उसे सिर्फ एक ही बार टारगेट के ऊपर यूज कर सकते हैं, और ये भी पक्का करने के लिए यंग मास्टर एलन को तुम्हारा टैलेंट मिल सके तो इसलिए हमें एक इंसानी टेस्ट सब्जेक्ट को ढूंढना था, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ। और फिर एमसी हैरान के मन में बोलता है तो इसका मतलब एंड्रिया खतरे में आई मेरे वजह से। और फिर एमसी इससे बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने दे सकता हूँ लेकिन। और फिर अपनी तलवार से अपने हाथों काटता है और फिर इसके सामने अपना खून गिरा देता है और एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। और फिर उसको देख के बोलता है एक शेडो ओथ। और फिर एमसी इसके बाल पकड़ के इसकी मुंडी ऊपर करता है और इसे बोल रहा होता है जाओ यहाँ से वापस, और तुम्हें यहाँ से जाकर बोलना है मेट्रियास से, मतलब उस एलेन की मदर से, जो वो डेप्रीवेशन मैजिक सेरेमनी थी वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो चुकी है और बस तुम्हें उसे मेरे ऊपर यूज करना बाकी रह गया है, और उस चीज को अभी इसी समय करना जरूरी है। क्यों, समझ गए ना तुम, अगर तुम ये सब नहीं करोगे तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और फिर ये बोलता है आखिर क्यों। और फिर एमसी उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देख के बोलता है तुम बोल रहे हो क्यों, नेचुरल तरीके से एलियन के ट्रू कलर को एक्सपोज करने के लिए। और फिर हम देखते हैं इस जगह का सीन, बटलर यहाँ पर आकर इसको बता रहा होता है मैडम डेप्रीवेशन एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। और तभी हम देखते हैं पीछे एलियन ग्लोरिया से बात कर रहा होता है और उससे बोलता है ब्यूटीफुल मिस ग्लोरिया, क्या तुम मेरे साथ आसपास के गार्डन में घूमना पसंद करोगी। और फिर वो बोलती है निकल जाओ यहाँ से। और फिर बटलर से बोलती है क्या
तुम इसमें पूरी तरीके से श्योर हो ना? और फिर बटलर बोलता है पूरी तरीके से, और वैसे भी फुल मून भी आने वाला है, ये तो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंट है क्योंकि उसी समय पे यंग मास्टर की एज सेरेमनी भी आ रही है। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये सब करने के लिए। और फिर बटलर से बोलती है बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया है। और फिर मैंने बोलती है मेरे इतने लंबे समय की जो इच्छा थी अब वो फाइनली पूरी होने जा रही है। एलेन जो तुम्हारी मदर है वो तुम्हें पक्का इस फैमिली का फ्यूचर हेड बनाएगी, नहीं फ्यूचर का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन पूरे एम्पायर में। और फिर ग्लोरिया से बोलता है मिस ग्लोरिया कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रही हो कि तुम्हें मेहनत करनी होगी मुझे पाने के लिए? क्या तो सेम की बात है, मुझे पहले पता चल गया कि तुम ये ट्राई कर रही हो। और फिर मैंने बोलता है मदर ये सोचना कि आप मुझसे मेरे फियांसे के करीब जाने के लिए कहोगी, आखिर कौन सी ऐसी लड़की है जो मेरे पास नहीं आना चाहेगी? और तभी वो अपनी तलवार निकाल के इसे गर्दन के पास रख देती है। और ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है उसको ऐसे करता देखकर। और फिर वो बोलती है मेहनत करनी पड़ेगी मेरे पास आने के लिए, क्या तो बकवास है, तुम्हारा जैसा यूजलेस यंग मास्टर, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम वर्दी हो मेरे फियांसे बनने के? और फिर मैंने बोलता है क्या ये लड़की थोड़ी सी पागल है? और फिर हम देखते हो वो हमला करने के लिए अपनी तलवार पीछे करती है और फिर उससे बोलती है तुम्हें सबसे पहले मुझे हराना होगा। और फिर वो चिल्ला रहा होता है कोई जल्दी से आके इसे यहाँ से ले जाओ। और तभी एक जन आकर अपनी तलवार से उसकी तलवार रोक देता है। और फिर हम देखते हैं वो अपना एमसी होता है। और फिर पीछे मुड़ के एलेन से बोलता है कोई यहाँ पर आओ और इसे यहाँ से ले जाओ। और फिर वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और उससे बोलता है किसी ने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे बचाना है, मैं बस ये भूल गया था अपनी सोट को अपने साथ लेके आना। और फिर मैंने बोल रहा होता है कचरे कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक बनाने की? और तभी ग्लोरिया बोलती है सेल आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए? और फिर वो एमसी का हाथ पकड़ के उसे चिपक के बोल रही होती है जल्दी आओ मेरे साथ यहाँ पे ट्रेनिंग करो। और फिर एमसी उसे बोलता है मुझे माफ कर दो मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आज। और एलेन तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है इनको ऐसे देखकर। और फिर मैंने बोलता है आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर क्यों ग्लोरिया इस लड़के के साथ ऐसे चिपक रही है, कहीं ऐसा तो नहीं ग्लोरिया इसे पसंद करती है? और फिर शर्माते हुए बोल रही होती है एमसी से हर कोई क्वालिफाइड नहीं होता मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए, ये अच्छा होगा कि तुम इसके बारे में दोबारा सोचो। और इसको बहुत ही गुस्सा आता है और बोलता है सेल तुम और मेरी फियोंसे। और तभी इसकी मोम बुलाती पीछे से इसको। और फिर ये बोलता है मदर। और फिर मैंने बोलता है भूल जाओ इसके बारे में क्योंकि आफ्टर ऑल मैं शादी करूंगा उसके साथ फ्यूचर में और फिर मैं उसको सबक सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। और फिर जा रहा होता है यहाँ से ग्लोरिया से बोलते हुए जबकि मिस ग्लोरिया मेरी रिक्वेस्ट को आज एक्सेप्ट नहीं करना चाहती हैं तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर पीछे ग्लोरिया भी इसको जीप चढ़ाते हुए गुड बाय करती है। और फिर एमसी से बोलती है चलो तो फिर जो ये अनोइंग इंसान था वो यहाँ से जा चुका है, अगर तुम तैयार नहीं होते मेरे साथ ट्रेनिंग करने के लिए तो मैं तुम्हारे ऊपर इसी समय अटैक कर दूंगी। और फिर एमसी बोलता है ठीक है मैं तैयार हो जाऊंगा इसके लिए, लेकिन तुम्हें मुझसे एक चीज का वादा करना होगा। और फिर ये बोलती है कहो। और फिर एमसी उसके पास आके बोलता है मुझे इंट्रोड्यूस करवाओ तुम्हारे ब्रदर ड्यूक इसेक से। और फिर एमसी की ये बात सुन के कंफ्यूज हो जाती है। और फिर हम देखते हैं उसने मिलवा दिया होता है और दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। और फिर एमसी बोलता है मेरे पास एक तरीका है जिससे मिस ग्लोरिया और एलेन की एंगेजमेंट को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इस सब के लिए मैं तुमसे आशा करता हूँ कि तुम मुझे दोगे इस एक फैमिली के एक हेयरलूम को, मतलब विरासत, द इल्यूजनरी टाइम बॉक्स। और फिर एमसी इसकी तरफ देख के मैंने बोलता है मेरी पिछली जिंदगी में जो डूक इसेक थे वो खुश नहीं थे प्लेवो एलियन से और कूपर फैमिली के साथ जुड़े रहने के लिए भी तैयार नहीं थे और उन्होंने बार बार इस एंगेजमेंट को कैंसिल करने के लिए प्रस्ताव रखा, लेकिन लगातार रॉयल फैमिली की तरफ से इनको मना ही मिली। तो इसलिए मुझे इस लाइफ में इस चीज का एडवांटेज लेना होगा। और तभी अपनी तलवार से एमसी गाल पर खरोच मार के आगे निकल जाते हैं और उसे बोलते हैं एरोगेंट बच्चे, ये कैसी एंगेजमेंट है जो रॉयल फैमिली के द्वारा ब्लेस्ड की गई है और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको कैंसिल किया जा सके तुम्हारे जैसे किसी की वजह से। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इसको लेकर कंडीशन की बात करने की? और फिर एमसी मुस्कुराता है क्या मेरे जैसा कोई? और तभी वो अपने गले में बंधी हुई तलवार निकालता है सिर्फ मेरे जैसा ही कोई तुम्हारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और ये देख के हैरान हो जाता है ये सोर्ड ऐसा मत कहना, जो असली बच्चा है कूपर फैमिली का एसरिंग के टैलेंट के साथ वो ये है। और तभी वो आगे की तरफ बढ़ता है और इसके साथ अपनी तलवार लड़ा के बोलता है जबकि एंगेजमेंट कैंसिल नहीं हो सकती तो हम लोगों को सिर्फ उस कचरे से यंग मास्टर को डिस्ट्रॉय करना होगा। कि ये भी सेम बात नहीं है? क्या सोचते हो तुम इसके बारे में ड्यूक? और फिर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। और फिर हम देखते हैं 1 महीने बाद बटलर और ये आपस में बात कर रहे होते हैं और बटलर बोल रहा होता है मैडम सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन जो सेल कूपर है वो इन बास्टर्ड के साथ नहीं है और जो यंग मास्टर है वो उसके पीछे गए उसको ढूंढने के लिए। और फिर ये बोलती है मुझे पता है, जाओ और उसकी मदद करो। और फिर ये बोलता है ठीक है। और ये तीनों बात कर रहे होते हैं, सामने वाला बोल रहा होता है मुझे तो सच में नहीं पता कि इन लोगों ने यहाँ पर हमें क्यों बुलाया इस तरीके से, क्या वो लोग उसके उत्तराधिकारी होने पर जोर दे रहे हैं जिससे कि हम लोग बिना किसी चिंता के उसके कुत्ते बन के रहें
और फिर लेफ्ट वाला बोल रहा होता है इसके पास तो स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट हैगा, ये तो फेट हैगा कि वो फैमिली का फ्यूचर हेड बनेगा। और फिर राइट वाला बोल रहा होता है हे शांत हो जाओ, फैमिली हेड को ये सब सुनाई ना दे। और फिर हमें बताते हैं ये लोग ही कूपर फैमिली के बास्टर्ड बच्चे। और फिर हम देखते हैं डूक यहाँ पर आ चुके होते हैं और फिर पीछे ये बोल रहा होता है मास्टर जितने भी मेहमान है सारे के सारे बैठ चुके हैं और मेहमानों को ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए हम लोगों ने आपने जैसा कहा था हमने उसका पालन किया है। और फिर वो करता है और फिर डूक के सामने आ जाता हैगा और बोलता है क्या तो कोइंसिडेंट है ड्यूक कूपर, क्या तुम मुझसे थोड़ी देर बात करोगे। और फिर ये बोलता है ड्यूक इसे मुझे याद नहीं कि मैंने तुम्हें इनवाइट करा था। और फिर वो ड्यूक को अपनी बातों में लगा के रखता है और फिर एमसी से बोलता है सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं, अब टाइम आ चुका हैगा इल्यूजनरी टाइम बॉक्स का। और फिर ये बोलता है ठीक है और वो फटाक से वहां से स्पीड में निकल जाता है। और फिर हम देखते हैं कुछ लोग अपनी तलवार को आगे बढ़ाते हैं और उसमें अपनी एनर्जी भेज रहे होते हैं और उसी के साथ साथ बोल रहे होते हैं अबेस का गेट, शेडो वन फैंटेसी, इल्यूजनरी टाइम बॉक्स, वर्चुअल रिल्म ओपन। और इसी वजह से महल के सामने एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल बन जाता है और उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा डोमेन बन जाता है पूरे महल के आसपास। और फिर एमसी उसी की तरफ देख रहा होता है और तभी पीछे से एक जना के बोलता है मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। और फिर हम देखते वो एलिस होता है और बोलता है आखिर तुम यहाँ पर अकेले क्यों छुपे हुए हो। और एमसी बहुत ही ज्यादा खुश होता है इसके यहाँ पे आने से और मुस्कुरा रहा होता है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।